ब्लड वेसल्स के ऊपर, उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बट ब्लड प्रेशर जो रहता है वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। बट अगर इसकी अगर रेंजेस चेंज हो रही है, लाइकली द प्रेशर बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज अगर रह रहा है, तो उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन जो कुछ भी है, थोड़ा सा हमें इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें सिस्टोल रहता है, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और इमीडिएटली ब्लड बाहर चला जाता है टू सर्कुलेट द ऑल ओवर द बॉडी। ओके, तो देखिए हम जब घर पे भी बीपी चेक करते हैं ना, उसमें भी दो पार्ट्स रहते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा उस टाइम जो रहेगा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा, और जिस टाइम ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्लड वेसल्स का जो कुछ भी प्रेशर है डायस्टोल में रहेगा, उस टाइम हार्ट रिलैक्स रहेगा, उस टाइम का जो प्रेशर रहेगा वो डायस्टोलिक प्रेशर रहेगा। इसकी वजह से वो डायस्टोलिक प्रेशर कम रहता है। तो अभी हमें हाइपरटेंशन के अगर स्टेजेस देखने हैं, तो यूजुअली ऑलमोस्ट सभी को पता है कि 120/80 इज अ नॉर्मल रेंज, इट इज अप्रोक्सीमेटली। बट उसमें अगर स्टेजेस देखा जाएंगे तो एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, that would be the little higher side but not more than 130, और डायस्टोलिक प्रेशर भी अच्छा खासा नॉर्मल रेंज में रहता है बट बिलो 90 ही रहेगा वो वाला। और दूसरा रहेगा वो फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में थोड़ा सा बीपी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जो टिल द मतलब मोस्टली 140 के रेंज में रहेगा, बट बहुत ज्यादा हायर नहीं रहेगा, वो 160 के अबव तक नहीं जाएगा। डायस्टोलिक प्रेशर भी 90 के रेंज में रहेगा। और सेकेंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन मतलब इट्स अबाउट मोर देन द 140, एब्सोल्युटली 160 के आगे भी रहता है, 180 के रेंज में जाता है पेशेंट, मतलब 200 के बिलो रहेगा सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर आपका 110 100 से बिलो रहेगा। बट अभी इसके आगे भी एक स्टेज रहती है जो रहता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। उसमें मोर देन 180 प्रेशर रहेगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक ऑलमोस्ट 120 के भी आगे रहता है। और प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट भी विजिट के लिए आते हैं, विच इज नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल, बट समटाइम्स दे आर कूल काम, बिकॉज इट इज समटाइम्स वो हाई ब्लड प्रेशर की हैबिट भी हुई चुकी है। अभी हमने जो रेंजेस देखे, तो इसमें हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि कौन सी स्टेज कहाँ पे है। हम अगर हमें बीपी है तो हमें सिर्फ स्टेजेस देखना चाहिए, और उसके हिसाब से हम आगे वर्कआउट कर सकते हैं उसके लिए। अभी जैसे कि हमें पता चला कि ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है, तो मैम ये ब्लड प्रेशर हमारी हार्ट पे कैसे अफेक्ट करता है? और मतलब इसकी जो, अगर आपने अभी बोला कि हाई ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर तो लो भी हो सकता है, तो ये कैसे हमारे हार्ट पे अफेक्ट करता है? और ये लो और हाई हो जाए तो उसके क्या कॉजेस या फिर सिम्टम्स होते हैं? एग्जैक्टली एक्चुअली नॉर्मल एक प्रेशर होना तो कंपलसरी है, ठीक है, बट अभी उसमें लोअर और हाइयर ये दो चीजें आ गई। यूजुअली लो ब्लड प्रेशर विल गिव अ सिम्टम, मतलब कुछ ना कुछ तो वो सिम्टम दिखाएगा। अभी लो ब्लड प्रेशर के रीजंस भी सिंपल रहते हैं, जैसे सपोज हमने कुछ खाना ही नहीं खाया, कुछ डिहाइड्रेशन हुआ है, या फिर लाइकली वोमिटिंग है, या फिर कुछ लूज मोशंस हुए हैं, ये तो सिम्टम देगा आपको, ये दिक्कत नहीं देगा। दूसरा रहता है कि यूजुअली फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर द हाइपोटेंसिव, बिकॉज उनका ओवरऑल हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो बीपी उनका नॉर्मल से भी थोड़ा हल्का कम रहेगा। बट अगेन इट इज अ नॉर्मल कंडीशन अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट गेटिंग द सिम्टम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट एक अलग सिचुएशन रहती है जिसको हम बोलते हैं कि लो ब्लड प्रेशर है, वो कार्डियक रीजन हो सकता है। अभी एक्चुअली ना हाइपरटेंशन का एक कैस्केड है देखा जाए तो, क्योंकि सिचुएशन है कि लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। अभी इसका हार्ट का क्या संबंध है? दो सिचुएशन तो मैंने बोल दी कि अगर डिहाइड्रेशन है तो नो वरी अबाउट इट, और अगर नॉर्मल सिनारियो है, कुछ सिम्टम नहीं है, तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। बट सिम्टम आती है लो ब्लड प्रेशर में, जैसे फटीग रहेगा, डीओई मतलब डिस्नी ऑन एक्सर्शन रहेगा। अब मजे की बात यह है कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जब बढ़ता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर जो सिचुएशन रहती है, उसमें लेकिन कोई भी सिम्टम नहीं रहता। तो सिनारियो इसमें ऐसा हो जाता है, अगर हार्ट का कनेक्शन हमें देखना है तो पहले तो मैंने जैसे इमेजिन करने के लिए बोला था ना कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर डायस्टोल रहता है, तो अगर उसमें दिक्कतें होंगी तो डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ने वाला है। तो ये सिचुएशन में अभी ये है कि सिस्टोलिक भी बढ़ा हुआ है और डायस्टोलिक भी बढ़ा हुआ है, तो दिस इज अ हाई ब्लड प्रेशर सिचुएशन। बट हमारी वेसल्स बहुत ही लचीली रहती है, तो इलास्टिसिटी गुड इनफ है, तो एडजस्ट कर पाती है उस स्ट्रेस को, और इसकी वजह से प्रेशर तो रहेगा बट सिम्टम नहीं रहेंगे बॉडी में।
तो इस सिचुएशन में थोड़ा शियर स्ट्रेस बढ़ेगा आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर, और नॉर्मल लिमिट से प्रेशर भी हाइयर दिखाई दे जाएगा। और हमारी ब्लड वेसल में एक लेयर रहता है, उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। एक्चुअली उस एंडोथेलियम का डैमेज होना लेकिन स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से, और कांस्टेंट प्रेशर अगर रह गया, मतलब एक सिनारियो बीपी हाई है, हमें सिम्टम नहीं है, वी विल नॉट अवेयर ऑफ इट, समटाइम्स एक्सीडेंट नहीं पता चलता है तो हम कुछ टैबलेट्स भी लेते हैं, बट स्टिल बीपी कांस्टेंट, अंदर का स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस तो कम नहीं हुआ है, ये सिचुएशन कुछ ज्यादा दिनों तक के लिए कंटिन्यू रहेगी। तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो वेसल भी थक जाएगी, रिस्पॉन्ड देना तो रिजिड हो गई, दूसरी तरफ हार्ट भी थक जाएगा क्योंकि वो कितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा ना, तो वो भी थक जाएगा। तो अब ये सिचुएशन आई है कि अभी लो बीपी होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये अगेन ना हार्ट फेलियर का सिम्टम है, ये बहुत आगे की सिचुएशन रहती है, मतलब पहले रिस्पॉन्सेस हाई रहेंगे जो हाई ब्लड प्रेशर, बट वहां पे सिम्टम्स मोस्टली नहीं रहेंगे, और आगे जाके धीरे धीरे वो लो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो सकता है। एंड दिस इज द रिलेशन, इफ यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर इट इज मोर रिलेटिवली तो ब्लड सप्लाई रिडक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर लो ब्लड बीपी दिखा रहा है तो इट इज गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट फेलियर सिचुएशन, सो वी कैन कोरिलेट विद द हार्ट डिसीज लाइकली। जैसे कि मैम आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि मतलब ये सारी सिचुएशन कैसे आती है और ये हार्ट पे कैसे इफेक्ट करता है। और आपका अगर स्टार्टिंग में हाई ब्लड प्रेशर है तो ये क्रोनिसिटी में जाके उसके बाद ब्लड प्रेशर हमारा लो भी हो सकता है, क्योंकि उनकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ब्लड वेसल्स की। ओके। तो मैम मुझे नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछना था कि सबको पता है कि स्ट्रेस के वजह से, मतलब कॉमनली लोगों का ऐसा ही मानना होता है कि स्ट्रेस के वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। तो क्या मैम डायबिटीज वगैरह जैसे जो कंडीशंस है उनके वजह से भी ये हाई ब्लड प्रेशर का हमें हो सकता है क्या प्रॉब्लम? यस ऑफ कोर्स, एक्चुअली स्ट्रेस हार्मोन्स जब हमारे बॉडी में बढ़ते हैं ना, तो उथल पुथल मच जाती है बॉडी में, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम सभी को पता है कि अगर स्ट्रेस है तो बॉडी में चेंजेस होने वाले हैं, इसके अलोंग विद दैट बीपी भी आ सकता है और डायबिटीज भी आ सकता है। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रेस की वजह से जो होने वाला है वो कैटेकोलामाइन सिक्रेट हो जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट की एक्शन चालू हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ रहा है, और थोड़ा सा जो इंफ्लेमेटरी मार्कर है बॉडी में वो बढ़ने वाले हैं। अगर वो हो रहे हैं तो हमारा जो अभी मैंने बोला ना कि आपकी वेसल है, वेस का अंदर का लेयर है एंडोथेलियम, वो डैमेज हो रहा है। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो जो एनर्जी क्रिएट हुई तो उसकी वजह से डायबिटीज भी हो जाएगा और बीपी भी हो जाएगा। और अगर जिसको ऑलरेडी डायबिटीज है तो उनमें अंदर सिचुएशन क्या हो रही है, ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल हाइयर रहती है, तो शुगर इज अ करोसिव इन नेचर, तो अगेन वो एंडोथेलियम लेयर को डैमेज कर रहा है। तो अगर वो डैमेज कर रहा है तो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो रहा है, आपकी लचीलापन तो वैसे भी ब्लड वेसल्स का वापस जा रहा है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो अगेन यू विल कन्वर्ट इनटू द हाइपरटेंशन। ओके, मतलब it is vice versa actually, sometimes a patient comes with the first diagnosis with the hypertension और फिर वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज बेस लिंक तो वहीं पे है, क्योंकि एंडोथेलियल डिस्फंक्शन तो होना ही है दोनों चीजों में। और दूसरा ये है कि जो पेशेंट बहुत सालों से जैसे बीटा ब्लॉकर जैसे टैबलेट्स भी लेते हैं, तो इटसेल्फ मेडिसिन कैन लीड टू द डायबिटीज। तो ये आश्चर्यजनक चीजें हैं, इसके लिए हमें थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो अभी अगर हमने बहुत रूट कॉज इसका देखा जाए तो डायबिटीज और स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को मैनेज तो करना पड़ेगा, जैसे हमारी हार्ट भी खुद मैनेज करती है स्टार्ट ऑफ टाइम में, तो हमें भी स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, सो दैट इसका कॉम्प्लिकेशन जो रहता है अगेन इनटू द हाइपरटेंशन और डायबिटीज की वजह से भी हाइपरटेंशन, वो हम अवॉइड कर सकते हैं लाइक। जैसे कि अभी मैम ने हमें बताया कि इन तीनों का बहुत इंटरकनेक्टेड है, कि स्ट्रेस के वजह से आपको डायबिटीज भी हो सकता है और हाइपरटेंशन भी हो सकता है। और कुछ कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा जाता है कि आपको पहले हाई ब्लड प्रेशर है और उसके वजह से आपको बाद में डायबिटीज भी हो सकता है। तो अगर मतलब स्ट्रेस इज द मेन रीजन, आपको आपके स्ट्रेस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैम बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि मतलब ऐसे भी पेशेंट मैंने देखे हैं कि जिन्हें ओबेसिटी है, मतलब वेट ज्यादा है जिनका, उनको बाद में जाके हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई है। तो क्या ये कनेक्टेड है आपका वेट और हाइपरटेंशन? ऑफ कोर्स, एक्चुअली अगर हम रूट कॉजेज देखा जाए मतलब हाइपरटेंशन के, तो उसमें तो ओबेसिटी या ओवर ईटिंग कंडीशन, इनएक्टिव कंडीशन वो तो है ही।
तो जितना वॉल्यूम है उतना प्रेशर बढ़ेगा, वो तो सिंपल फिजिक्स का लॉजिक है। अगर हमारा बॉडी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स हमारा प्रेशर भी बढ़ने वाला है। अभी यहाँ पे एक देखना चाहिए कि जो बॉडी वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम अगर बैड हैबिट से बढ़ रहा है दैट इज वन थिंग, और सेकंड ये है इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से भी बढ़ रहा है। तो अगर कुछ गलत चीजें हम खा रहे हैं तो उस टाइम क्या होता है ना, ये थोड़ा ना इमेजिन करने वाली चीज है। यूजुअली एक बार ही तो गलत है, क्या होता है जो ऐसा वाला एटीट्यूड रहता है। तो व्हाट आई विल से कि जस्ट इमेजिन हमने कुछ तो गलत खाया है। गलत का मतलब पैक फूड में आता है, फ्राइड फूड में आता है, फास्ट फूड में बहुत सारी चीजें आती है, या फिर कुछ एडिक्शंस भी होते हैं। तो जब ये हम कुछ भी गलत करते हैं हमारे बॉडी के साथ में, तो वहां पे फ्री रेडिकल तैयार हो जाते हैं। सिंपल भाषा में एक ऐसा ऑक्सीजन जिसको कांटे हैं बहुत सारे। तो व्हाट विल हैपन, ऐसा फूड मैं खा रही हूँ और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो मतलब न्यूट्रल नहीं है, अनस्टेबल है। तो फ्री रेडिकल उसी को बोलते हैं। तो नाइसेंट ऑक्सीजन काटे हैं जिसको, वो मेरे ब्लड वेसल से जा रहा है, तो क्या करेगा, क्या करेगा, एब्सोल्युटली वो रप्चर करेगा ना ब्लड वेसल के अंदर की लाइनिंग। अभी तो हम सभी यही तो बता रहे हैं कि बाबा वो मेरे वेसल है, वेसल का अंदर का लाइनिंग अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बीपी हो जाएगा। तो जब भी मैं ओवर ईटिंग करती हूँ या फिर कुछ बैड हैबिट्स वाले फूड्स खाती हूँ, तो उसमें नाइसेंट ऑक्सीजन तैयार हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, मेरे वेसल्स को रप्चर कर देगा। तो अगर वेसल्स रप्चर हुई तो अगेन वहां पे वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी की खुद की हीलिंग प्रोसेस। फिर वेसल खुद वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट करेगा टू प्रोटेक्ट योर वेसल, राइट। और फिर वहां पे एंडोथेलियम अच्छा था तो बेचारे उसने वो रिपेयर भी कर दिया। बट इस प्रोसेस में क्या हुआ, वो वेसल थोड़ी रिजिड हो गई। यस। ओके। और अदर हैंड जब मैं इनएक्टिव हूँ, ऑफकोर्स मेरा फिर वेट बढ़ेगा। अगर मैं कुछ ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करती हूँ, तो जो कुछ भी मेरा यूजुअली जो फैट बढ़ा हुआ रहता है, एडिपोज टिश्यूज का जो फैट रहता है, दे सीक्रेट यूजुअली जो साइटोकेलामिन्स रहते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर रहते हैं, उसकी वजह से अगेन वेसल्स भी डैमेज ही होती है। बट ये प्रोसेस में वन डे में कुछ नहीं होता, क्योंकि नहीं तो बोलेंगे हम तो कितने सालों से खा रहे हैं, कुछ हुआ तो है नहीं। बिकॉज यूर एंडोथेलियम इज गुड इनफ। अगर एंडोथेलियम अच्छा है तो रिपेयर करेगा, बट इस प्रोसेस में वो थोड़ा ना इलास्टिसिटी अपनी गवा देगा। अगर इलास्टिसिटी गई तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पहले तो ये चीजें हमें कम करनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स अगर ओबेसिटी है तो ये बॉडी में पैथोलॉजी होती रहती है, और वेसल्स की इलास्टिसिटी हम लूज करते हैं। और अगर वेसल्स की इलास्टिसिटी लूज हुई तो ऑफ कोर्स तो प्रेशर तो आएगा। अंडरस्टूड। तो बीपी इज पॉसिबल। बट अभी इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये भी है कि हमें अकॉर्डिंगली, अगर हमारा वेट ज्यादा है या फिर ओवर वेट है या मॉर्बिडली ओबेज है, मॉर्बिडली ओबेज में इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मल बीएमआई लाने दो। फिर वो तो बोलेंगे फिर भाई हम क्या करें, हमारा तो फिर प्रेशर तो जाएगा ही नहीं, या फिर कम होगा नहीं, कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सोल्यूशन है, रिसर्च बताता है। एक्चुअली रिसर्च के हिसाब से 10% ऑफ वेट भी अगर हमने कम किया, एग्जिस्टिंग जो मेरा वेट है उससे अगर मैंने 10% भी वेट रिडक्शन कर दिया, तो भी बीपी रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ थोड़ा सा आपको एक्सपर्ट डॉक्टर का कनेक्शन चाहिए, एंड इट इज पॉसिबल। अब इससे भी दूसरी बात अलग ये रहती है कि सब जगह पे बोला जाता है कि ओबेसिटी ओबेसिटी इज अ कल्प्रिट। बट उसमें भी थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस की बात जो है, एक है कि सेंट्रल ओबेसिटी इज एक्चुअली कल्प्रिट इन केस ऑफ द ओबेसिटी। मतलब आपका पेट का नाप घर में भी चेक कर सकते हैं हम। अगर मेरा पेट का नाप 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन, एब्डोमेन के प्रेशर तो चेस्ट पे आने वाले ही है। तो अगर घर पे भी हमने चेक किया कि मेरा एब्डोमेन का जो कुछ भी साइज है 90 सेंटीमीटर से कम है, तो आई एम फाइन राइट नाउ। बट अगर वो सेंट्रल ओबेसिटी है तो उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, नहीं तो ओबेसिटी विल लीड्स टू द हाइपरटेंशन डेफिनेटली। ओबेसिटी अगर है तो कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका बेली फैट अगर ज्यादा है तो उसके वजह से बाद में दिक्कत आ सकती है। यस यस। ओके, तो हमें ये पता चला कि ओबेसिटी और हाइपरटेंशन का कैसे मतलब कनेक्शन है। तो मैम नेक्स्ट तो मुझे ये पूछना था कि मतलब जब हमें हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमेशा हमें ये बताते हैं कि अभी आपको तो हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ स्टार्ट हो गई है, तो आपको सॉल्ट इंटेक कम करना पड़ेगा। तो क्या सिर्फ ये सॉल्ट इंटेक हम कम करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मली ठीक होने लगेगा?
एक्चुअली मजे की बात यह है, बीइंग अ कार्डियक प्रैक्टिशनर, बहुत सारे पेशेंट मोस्टली हार्ट के ही आते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव तो इंडिया में बहुत कम लोग काम करते हैं। तो वहां पे जब उनको डायग्नोस हो जाता है ना कि यस आई हैव अ हार्ट डिसीज और एनीथिंग, तो वहां पे वो सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन के नाम पे ना पूरा सॉल्ट बंद कर देते हैं। बट दिस इज नॉट अ राइट वे, दैट इज वन थिंग। द वर्ड्स इटसेल्फ सेज सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, नॉट पूरा स्टॉप नहीं करना है, ठीक है, दैट इज वन थिंग। सो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि सॉल्ट की हमारी बॉडी में रेगुलर रिक्वायरमेंट क्या है। सोडियम भी रिक्वायर्ड है, ओके, बट सोडियम का प्रॉब्लम क्या है ना, उसको है वाटर की एफिनिटी ज्यादा। तो जितना अगर गलती से सॉल्ट हमारे बॉडी में ज्यादा जाता है तो वाटर रिटेंशन हो जाएगा। और हमने पहले ही बोला है, जितना वॉल्यूम बढ़ा उतना प्रेशर बढ़ा। तो अगर वाटर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो एब्सोल्युटली प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसीलिए बेस लाइन ऑफ सजेशन में ही बोला जाता है कि हाँ बाबा, आपको थोड़ा सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड फूड खाना है। तो सोडियम की जो पर डे की मात्रा रहती है 1.6 ग्राम पर डे रहती है, और पोटेशियम की जो मात्रा रहती है तो 4.7 ग्राम पर डे रहती है। बट एज अ ले मैन में कहा वो ग्राम्स में देखूंगी ना, तो इट्स सिंपल वे कि बाबा 5 ग्राम ऑफ जो रूटीन सॉल्ट, सेंधव सॉल्ट यूजुअली हम यूज करते हैं, बिकॉज उसमें पोटेशियम भी रहता है, क्योंकि उसका भी एक रेशो है। इन सिंपल वर्ड्स मतलब सोडियम अगर एक मात्रा में जा रहा है तो पोटेशियम 3 मात्रा में जाना है, 1:3 इज द रेशो। तो ये सेंधव नमक हमें वो फुलफिल करके देगा। तो पर डे पर पर्सन 5 ग्राम, मतलब 1 टेबल स्पून अगर हमने नमक ले लिया इन अ फूड, तो इट विल हेल्प यू। तो ये हुआ सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड फूड। बट क्या सिर्फ सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना इज द बेस्ट सोल्यूशन? क्योंकि बेचारे तो वो सब करते हैं फिर भी तो प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि समटाइम्स हमें हाफ एजुकेशन मिलता है कि, या फिर कुछ हमें चीजें पता नहीं है। जैसे यूजुअली इतना तो बोला जाता है कि बाबा फास्ट फूड मत खाओ, ये मत खाओ, पैक फूड मत खाओ। क्यों बोला जाता है? रीजन ये है कि एक्चुअली उसमें हिडन सॉल्ट बहुत ज्यादा रहता है और पता भी नहीं चलता। उसके टेस्ट भी आप देखोगे तो सॉल्टी भी नहीं लगेगा। आपने ब्रेड खाया है? यस। हाँ, तो ब्रेड सॉल्टी लगता है? नहीं, इतना ऐसा कुछ सॉल्टी तो नहीं लगता। हाँ, तो उसमें सोडियम है। तो मतलब ये हिडन सॉल्ट जा रहा है अंदर। सॉसेस रहते हैं, ठीक है, कोई भी पैक फूड हम लेते हैं ना, तो आराम से सॉल्ट अंदर जा रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बाबा रे, आप बाहर का फूड मत खाओ, जितना हो सके होममेड फूड खाओ, होम में भी हेल्दी वाला। ओके। तो ये चीजें हैं अदर देन सॉल्ट की, जो हिडन सॉल्ट हमारे बॉडी में जा रहा है, जो बेक्ड फूड्स में या फिर जो कुछ भी पैक फूड्स है उसमें, या फिर कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स रहते हैं, बैड हैबिट्स में जो कुछ भी अल्कोहल कंजम्पशन है, इन सब चीजों में भी हिडन चीजें हमारे बॉडी में सॉल्ट जा रही है। अगर उसके ऊपर हम नहीं देखेंगे और सिर्फ घर का ही सॉल्ट मतलब पूरा कम कर दिया, तो इट वोंट हेल्प दैट मच। सो और दूसरा अभी फिर इसका सोल्यूशन एडिशनली ये भी है, जैसे मैंने बोला कि रॉक सॉल्ट इज अ गुड सोर्स ऑफ द पोटेशियम। तो एक रिसर्च ऐसा बताता है कि अगर हमने पोटेशियम की लेवल पर डे की मात्रा में 1.6 ग्राम पर डे से थोड़ा बढ़ा दिया, मतलब यूजुअली तो 4.7 है, एडिशनली 1.6 ग्राम पर डे अगर हमने बढ़ा दिया, तो अच्छे से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर भी रिड्यूस होने के लिए हेल्प हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हम एड ऑन कर सकते हैं अलोंग विद द सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन। हमें ये तो पता चला कि पूरा सॉल्ट तो रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं, हम पर डे 5 ग्राम सॉल्ट तो इंटेक कर सकते हैं, और उसमें अगर हम सेंडव सॉल्ट ले रहे हैं तो वो और भी अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। यस। और जैसे कि मैम ने हमें बताया कि हम जो सिर्फ नमकीन चीजें खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनमें सॉल्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सारे जैसे ब्रेड वगैरह में भी सॉल्ट होता है, लेकिन हमें टेस्ट से पता नहीं चलता। ओके, तो मतलब अभी से आगे तो आप ये सब ध्यान में रख सकते हो कि खाना मतलब कुछ भी बाहर का खा रहे हो तो उसमें कुछ सॉल्टी एक्स्ट्रा तो नहीं है, सिर्फ टेस्ट सॉल्ट है, मतलब उसके अंदर सॉल्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। तो मैम मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट पे अफेक्ट करता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हाई ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होने लगता है या फिर पाल्पिटेशंस होने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा शूट हो गया हमारे इसके सिम्टम्स है? जैसे मैंने अभी बताया ना कि लो ब्लड प्रेशर विल गिव अ सिम्टम, हाई ब्लड प्रेशर आपको सिम्टम तो वैसे भी नहीं देगा। वो ऑफनली कुछ आपको एग्जिबिट करेगा कुछ सिम्टम्स। बट हाँ, जब स्टार्ट ऑफ द हाइपरटेंशन रहता है, कोई भी डिसीज अपने बॉडी में कुछ भी स्ट्रक्चरल या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे बॉडी में होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, उस टाइम कुछ तो बॉडी हिलती है।
या फिर एपिसोडिक थोड़ा हाइपरटेंशन किसी किसी को रहता है, उस टाइम सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाइपरटेंशन के सिम्टम्स इजी है डिटेक्ट करने के लिए। पहले मैं थोड़ा सा हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में बता दूंगी। बीइंग अ कार्डियक प्रैक्टिशनर, यूजुअली मैं पहले ही कुछ चीजें घर पे ही रखने के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि वो गोल्डन आवर्स रहते हैं, उस टाइम पे हमें ट्रीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इमरजेंसी में भी वही ट्रीटमेंट होती है, और उतना मिलना फर्स्ट 6 आवर्स में इंपॉर्टेंट रहता है। अब हार्ट अटैक का जो फीलिंग रहेगा ना, हार्ट अटैक आ रहा है तो ना बहुत डिफरेंट और सिवियर रहेगा कंपेयर टू बीपी का। जो सिम्टम रहेगा वो माइल्ड रहेगा, यू कैन मैनेज, यू कैन डील विथ इट। वो पता चल जाता है कि समथिंग गोइंग डिफरेंट। जॉ पेन रहेगा, थ्रोट चोकिंग रहेगा, ये सब हार्ट अटैक के मैं बोल रही हूँ। चेस्ट पेन कॉमन नोन कंडीशन है। चेस्ट बर्निंग भी हो सकता है उस केस में। एसी लगा है बट प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रहा है, ये सब अनइवन और कुछ डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं हार्ट अटैक में। शायद वोमिटिंग भी हो सकता है और वो मैनेजेबल नहीं रहता, और थोड़ा भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी किया तो बढ़ जाता है, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट। तो ये हमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स रहते हैं। तो ये इजीली पेशेंट को भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो इसमें बेसिक इतना करना रहता है एज अ पेशेंट एंड, कि हम सिर्फ एटलीस्ट खुद का बीपी चेक कर पाए। तो अगर वो बीपी हाइयर साइड पे है और सिम्टम्स भी ऐसे है, तो कुछ फर्स्ट एड की मेडिसिन घर पे हम यूजुअली बताते हैं पेशेंट को। अदरवाइज ही हैज टू रश विद द कार्डियोलॉजिस्ट, या फिर जहाँ पे ईसीजी होता है वहां पे जाना चाहिए। अब बीपी के जो सिम्टम मैंने बोला कि इट इज मैनेजेबल, ओके। एक तो सिम्टम नहीं दिखाएगा क्योंकि इट इज अ साइलेंट किलर, बट एक्यूट कंडीशन में एपिसोडिक अगर हाइपरटेंशन है तो सिम्टम दिखाएगा। तो क्या दिखाएगा? जो अपर के कंडीशन है, जैसे अपर एक्सट्रीमिटीज और ऊपर के, मतलब हेड में हैवीनेस हो जाएगा, चेस्ट में हैवीनेस हो सकता है, समटाइम्स ब्रेथलेसनेस भी हो सकता है पेशेंट को, बट एवरीथिंग इज मैनेजेबल, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, इसके लिए तो थोड़ा इग्नोर किया जाता है, ओके। और इसके छोटे छोटे फिर अभी उस सिचुएशन को हैंडल तो करना है, जैसे सपोज हेड में बहुत हैवीनेस है, चेस्ट में बहुत हैवीनेस है, तो यहाँ पे सिंपली एक्चुअली लंघन करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, कुछ भी हैवीनेस बॉडी में तो हम सो जाते हैं। तो आइडियली हैवीनेस है तो हैवीनेस को निकालना है ना, तो उसके लिए कुछ लिक्विड पार्ट मत खाओ, या फिर लिक्विड कुछ ड्रिंक्स मत लो, क्योंकि अगर वो वाटरी वापस गया तो हैवीनेस बढ़ेगा। तो यहाँ फिर अगर धूप है तो धूप में हेड कैप डाल के 10 मिनट बैठ जाओ, तो हैवीनेस थोड़ा कम हो जाएगा। ये सिंपल सिंपल ऑप्शन है। चेस्ट पे हैवीनेस है, थोड़ा सा शुंठी का लेप लगाओ, हैवीनेस कम हो जाए। एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ हाई बीपी, बट अभी इमीडिएट आपको पता नहीं है, सिचुएशन हैंडल तो करनी है, सिम्टम्स आपको। समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है मेडिसिन आपने स्किप किया, क्योंकि मेडिसिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए तो है नहीं, तो एक मेडिसिन डोज स्किप हुआ, इसके लिए सिम्टम आ गया, ये भी हो सकता है। तो मेडिसिन नहीं लिया तो लेना चाहिए उस टाइम के लिए, सिचुएशन के लिए। और ये सिम्टम्स रिलीव करने के लिए छोटे छोटे चीजें अभी जैसे मैंने बताया हैवीनेस के लिए वो कर सकते हैं। सेकेंडली थोड़ा हेडेक है तो सिंपल वाटर भी आपने फ्लश आउट किया फेस के ऊपर, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी, उससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि बीपी आपका थोड़ा सा रिडक्शन होने के लिए हेल्प हो जाएगी। ऐसे हार्ट एक्चुअली हाइपरटेंशन के सिम्टम्स रहते हैं और वो इजीली मैनेजेबल रहते हैं। तो डिफरेंशिएशन इतना ही है कि जो मैनेजेबल है वो घर पे कर सकते हो, और बीपी में अगर आपने एक्सरसाइज किया तो बीपी ड्रॉप हो जाएगा, बट हार्ट अटैक में वैसे नहीं होगा। आपने थोड़ा भी एक्स्ट्रा बढ़ाया तो इट विल वर्स। वो समझ में भी आता है क्योंकि सिंपल से एक्टिविटी से वो तकलीफ देता है। और यहाँ पे हमें उल्टा नींद लेना नहीं है, यहाँ पे चलो मूव ऑन करो, भागो थोड़ा सा अगर पॉसिबल है। तो थोड़ा सा जो फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ग्लूकोज यूज हो जाएगी, एटीपी जनरेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो जाएगा, वेसल डायलिटेशन हो जाएगा और आराम से बीपी कम हो जाएगा। एक्स्ट्रा डोज लेने की जरूरत नहीं है, जी। ठीक है। ओके। तो मैम आपने जैसे कि हमें बताया कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स में अगर आपको मतलब बहुत कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं और अगर कुछ भी एक्टिविटीज करो तो और ये ज्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में ऐसा नहीं होता। अगर आपने कुछ एक्टिविटी की तो आपको जो हैवीनेस फील हो रहा है वो कम हो जाता है। ओके। और वैसे भी पेशेंट को इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है तो वो पता भी चल जाता है कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स है।
ओके। तो मैम बहुत बार ऐसा देखा जाता है पेशेंट्स में कि उन्हें 8 सालों से 10 सालों से हाइपरटेंशन की तकलीफ है, लेकिन उन्हें कुछ सिम्टम दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक बार डॉक्टर के पास गए थे, उसके बाद उन्हें डॉक्टर को पता चला कि इनका बीपी हाई है, तो और 2-3 बार चेक करने के बाद उनका बीपी हमेशा हाई ही रहता है, लेकिन उन्हें कुछ भी सिम्टम नहीं दिखाई देता। तो क्या ये अच्छी बात है कि आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है आपका, पर फिर भी आप में कुछ सिम्टम नहीं दिखाई देता? एनी फिजियोलॉजिकल और एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर बॉडी में हो रहे हैं हमारे, तो सिम्टम्स तो आना जरूरी है आइडियली। इमेजिन करो मेरा हाथ जल रहा है और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। इज इट पॉसिबल? हाथ मेरा जल रहा है और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं अच्छा है नहीं, ना। ऐसा तो कुछ मतलब सिम्टम आना बहुत जरूरी है। यस। बट अनफॉर्चुनेटली हाइपरटेंशन के कंडीशन में सिम्टम्स नहीं रहते। तो इसके लिए हमें खुद को ही पहले सर्च आउट करना पड़ता है, क्योंकि सिम्टम्स अगर नहीं आ रहे तो आप अर्ली डायग्नोसिस नहीं करोगे। अर्ली डायग्नोसिस नहीं करोगे तो वो अननोइंगली, मतलब जैसे आपने बोला ना कि 8-10 साल से बीपी तो है बट सिम्टम्स तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? चल रहा है ना मेरा काम, शायद मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, तो मेरा काम तो चल रहा है। तो जब तक ये एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हो जाता तब तक ये सिम्टम्स नहीं दिखाता। तो सिर्फ एक बार बीपी चेक करना और उसके लिए टैबलेट लेना ये सोल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इसके भरोसे हम रह गए ना, तो आगे जाके वो तो एंड प्रोडक्ट जो कुछ भी है वो हमारे जो वाइटल ऑर्गन है उसका डैमेज तो करने वाला है। तो अगर इसे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है तो आई विल से कि अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर आपको खुद को पता है कि मुझे हाइपरटेंशन है, मैं टैबलेट्स भी ले रही हूँ, बट सिम्टम कुछ भी नहीं है, तो अगेन इट इज अ साइलेंट किलर। आपको अननोइंगली आगे हार्ट डिसीज की तरफ वो लेके जा रहा है, ब्रेन स्ट्रोक की तरफ लेके जा रहा है। तो हमें अवेयरनेस के लिए अर्ली डिटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट और उसका प्रोग्नोसिस भी देखना चाहिए, तो दैट विल हेल्प अस लाइकली। ओके। जैसे कि आपने अभी बताया कि ये सिम्टम्स नहीं है, तो ये कंसर्न की बात है। तो बहुत सारे पेशेंट में मैम ऐसा होता है कि जैसे अभी किसी किसी को अचानक से स्ट्रोक आ जाता है या फिर पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, और उसके बाद मतलब ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि इन्हें ये सारी चीजें हाई ब्लड प्रेशर के कारण हुई है। तब तक कुछ पता ही नहीं चलता पेशेंट को कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, वो अवेयर ही नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को क्या करना चाहिए? मतलब कैसे पहले ही उसे पता चले कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और ये सारी आगे की कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकता है? यूजुअली दिस कैन हैपन इन अ यंग एज ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि जो कुछ भी होगा तो मोस्टली 40s के बाद होगा लाइकली। बट अगर देखा जाए, मतलब हमारी आयु का जो डिवीजन है, तो और हमारा उसके हिसाब से काम का भी डिवीजन रहता है। अगर मैं 20-22 साल के बाद हूँ तो मैं थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो सकती हूँ, अगर ऑफिस वर्क कर रही हूँ। तो इस टाइम हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि कॉलेज टाइम तक, एजुकेशन तक हम थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो यूजुअली एक इन चीजों में होगा जहां पे ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, रिस्पेक्टस में आप हो, शायद अनडायग्नोस डायबिटिक हो, अनडायग्नोस हाइपरटेंशन हो, हमें पता नहीं है क्योंकि ये हो सकता है और हमने कभी चेक किया नहीं है, क्योंकि मेरा एज तो बिलो 40 है लाइकली। सो इस सिचुएशन में जो कुछ भी, मतलब ये चीजें अगर बॉडी में है हमें पता भी नहीं है, और ये इंटरनल लाइनिंग तो डैमेज भी, क्योंकि मैं फास्ट फूड भी खा रहा हूँ, अगर इस कैटेगरी में खुद आती हूँ तो इट इज श्योर कि मेरा एंडोथेलियम तो डैमेज हो चुका है लॉन्ग स्टैंडिंग ये सब चीजें करने से। अब जब ये एंडोथेलियम डिस्फंक्शन की कंडीशन में मैं हूँ, वहां पे वेसल्स के ऊपर शेयर स्ट्रेस तो बढ़ेगा। तो शेयर स्ट्रेस जब बढ़ता है तो स्लो, वो कॉन्स्टेंटली बेयर नहीं कर पाता, और यूजुअली ब्रेन में कुछ सोर्सेस नहीं है आपके। अगर देखिए आप कभी भी थोड़ा सा, बच्चों में भी ऐसा होता है, थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ जाए तो नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे भी कहा तो प्रेशर ही था, बॉडी आपको बाहर निकाल रहा है। एक्चुअली बॉडी इज हेल्पिंग यू इन एवरी कंडीशन। आप गलत भी कर रहे हो तो बेचारा आपको सेव करने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो इस सिचुएशन में भी ऐसा रहता है, बिकॉज आई एम अ रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल मेरा एंडोथेलियम डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। और इसकी वजह से एंडोथेलियम डैमेज हुआ, शियर स्ट्रेस बढ़ा, वेसल रप्चर हो जाएगी। और ऑलरेडी डैमेज होने की वजह से आपकी डिफेंस मैकेनिज्म वहां पे काम, क्योंकि जो स्टार्ट में हो जाएगा तब आपकी डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है, तो खुद क्लॉट को डिसॉल्व भी करेगी। इतनी कैपेसिटी आपके वो एंडोथेलियम के लाइनिंग में है। बट अगर हमने ये सब चीजें की है, जिस फैक्टर्स में हम है, तो क्लॉट हो जाएगा, और क्लॉट होने की वजह से वो वेसल जो है
बर्स्ट होके क्लॉट होने के बाद जो कुछ भी पैरालिसिस है वो कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाएगा। तो ये अचानक से नहीं है ओरिजिनली। तो अगेन कम्स टू द पॉइंट कि अर्ली डिटेक्शन इज सो मच इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे तो एज का भी फैक्टर नहीं है आजकल, क्योंकि खाना जब से मैंने गलत स्टार्ट किया तब से एंडोथेलियम मेरा डैमेज होना स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए मेरे पास तो भी 35 ईयर्स की भी पेशेंट है जो हार्ट फेल्यूर में है। बायोलॉजिकल एज के हिसाब से उनका अभी एज देखा जाए तो ऑलमोस्ट वो 70 के रेंज में गए ना। अगर 35 की रेंज एज है और हार्ट फेल्योर में है, तो व्हाट इज द कंक्लूजन कि जो 70s में होना चाहिए तो अभी 35 में है। तो अभी मैं एज भी नहीं बोल सकती कि बाबा एज के ऊपर आप थोड़ा कैलकुलेशन रखो, नहीं। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे चेक करना पड़ेगा। सो अगर हमें एंडोथेलियल अलार्म जब देखना है, जो हम बोलते हैं ना, तो खुद के लिए अलार्म कैसे देखा जाए? एवरी टाइम वी कांट गो फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली। तो खुद के लिए अगर मैं रिस्क फैक्टर्स में हूँ, सेकेंडली क्या मैं 3 किलोमीटर आराम से चल पाती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, मुझे फ्रिक्वेंटली हेडेक भी नहीं होता है, मेरा स्लीप पैटर्न अच्छा खासा है क्या? अगर ये चीजें आपकी नॉर्मल है तो शायद आप टाइम लेके आराम से भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि मैं अगर मुझे फैमिली हिस्ट्री है कि मुझे हो सकता है क्या इस चीज के लिए। बट ऑलरेडी यू आर इन दिस सिचुएशन कि ये सब स्लीप डिस्टर्ब है, मैं वॉक इनएक्टिव कंडीशन में हूँ, तो इट इज अ अलार्म। यू हैव टू सीक अटेंशन फॉर योर कंडीशन ऑफ द एक्चुअली बीपी। तो आपको देखना चाहिए और एनालाइज कर लेना चाहिए। जैसे कि हमें अभी पता चला कि ये सारी सिचुएशन मतलब बहुत अचानक से हो जाती है पेशेंट में, और पता भी नहीं चलता कि उन्हें हाई ब्लड ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो आपको पहले देख लेना चाहिए आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप एक्टिविटीज कितनी करते हो, और उसके साथ साथ आपकी स्लीप वगैरह अच्छी है या नहीं। ओके, तो मैम जैसे आपने बताया कि अर्ली डिटेक्शन इसका हमें करना जरूरी है, तो ऐसी कौन सी टेस्ट है जिनमें हमें पता चलता है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है? एक्चुअली सभी लोग यूजुअली आफ्टर 30-35 बायोकेमिकल टेस्ट तो करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हम बोलते हैं, लिपिड्स लेवल करना, रीनल फंक्शन टेस्ट करना, रूटीन सीबीसी करना, ये रूटीन किया जाता है। बट इनमें हमें स्टेज नहीं पता चलती कि मतलब मेरा हार्ट अभी कैसे काम कर रहा है या फिर मेरा बीपी है या नहीं। बट अगर बीपी को डिटेक्ट करना है एबनॉर्मल सिचुएशन की देखने के लिए, तो इम्पोर्टेंटली फिजियोलॉजिकल जो टेस्ट रहते हैं, जो फंक्शनल टेस्ट हम बोल सकते हैं, एक तो है एबीपीएम और दूसरा है स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देते हुए बोला था कि स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन, जब एक्सिलरेटेड प्रेशर है, फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन है, तो इट इज इजीली रिवर्सिबल फ्रॉम पेशेंट एंड ऑल्सो। सो ये सिचुएशन को हमें क्रॉस चेक करने के लिए एबीपीएम किया जाता है। एबीपीएम का मतलब है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ये 24 आवर्स का बीपी मॉनिटर करेगा, और डे टाइम में हाफ आवरली करेगा और नाइट टाइम में 1 आवरली करेगा। सो इसका हमें आउटकम क्या मिलेगा? ये कार्डियोलॉजिस्ट से रिपोर्टिंग हो जाता है और इसमें हमारा पैटर्न पता चलता है कि हमारा हाइपरटेंशन किस कंडीशन में है। अगर एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो बेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक्सिलरेटेड है, मतलब हल्का सा बढ़ रहा है हमारा, तो उसके हिसाब से हमें फिर प्रोग्नोसिस अच्छा है, बाबा ठीक है, यहाँ पे इमीडिएटली रिवर्सिबल कंडीशन है। बट फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन है, तो इसमें यूजुअली क्या रहता है, बीपी थोड़ा हायर साइड पे रहेगा। और एक इनसाइड रहता है इस एबीपीएम टेस्ट में, जो नाइट टाइम का डिपिंग पैटर्न। यूजुअली वी ऑल नो कि डे टाइम में थोड़ा बीपी एक्टिविटीज की वजह से थोड़ा हल्का हायर भी हो सकता है, बट इट इज अ नेसेसरी कि दैट नाइट टाइम में हमारा बीपी डे टाइम से ऑलमोस्ट 10% से कम होना चाहिए। इसको कहते हैं कि डिपिंग पैटर्न, नॉर्मली कम होना चाहिए। बट हम जब एबीपीएम लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट का नाइट टाइम का बीपी तो डे टाइम से कभी कभी तो बढ़ा हुआ भी आता है, उसको तो रिवर्स डिपिंग बोलते हैं। मतलब एक्चुअली तो कम होना चाहिए था, कम तो है नहीं, उसको नॉन डिपिंग पैटर्न बोलेंगे। दूसरा तो है उससे भी बढ़ रहा है, तो रिवर्स डिपिंग पैटर्न है। तो अभी इसका आउटकम क्या है? अगर डिपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है तो आगे जाके पेशेंट को हार्ट अटैक और स्ट्रोक, देयर आर पॉसिबिलिटी। तो ये थोड़ा सा सीरियसनेस के लिए हमें हेल्प हो जाता है, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि पेशेंट को कितना सीरियसनेस देना है। अगर इजी रिपेयर है तो छोटे से ट्रीटमेंट, छोटे से कुछ आपको सजेशन से भी वो रिपेयर हो सकता है। बट अगर फर्स्ट स्टेज है, रिवर्स डिपिंग पैटर्न इशू चालू है, मॉर्निंग सर्ज भी एक सिचुएशन रहती है, जैसे अगर मैं उठती हूँ, उठने के बाद आफ्टर 2 आवर्स मोस्टली अगर मैंने प्रेशर मेरा चेक किया है और वो हायर आ रहा है,
उसका भी कैलकुलेशन रहता है, मतलब रात के डाउन बीपी कैलकुलेट करना, उसका मीन निकालना और मॉर्निंग का चेक करना। और अगर वो 41 mm ऑफ एज से भी ज्यादा है तो अगेन आई एम इन अ मोर रिस्क पैटर्न। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग पे ही ना हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग सर्ज। तो अगर हमने चेक ही नहीं किया, हम अवॉइड भी कैसे कर पाएंगे? तो एबीपीएम इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू चेक योर फंक्शनल कैपेसिटी। ओके। और सेकंड जो है, जैसे थोड़ा कोई, मैंने जैसे बोला कि सिम्टम तो नहीं होगा तो हमें ही डिटेक्ट करना है, तो बीपी के बंदे को और ये भी है कि स्ट्रेस टेस्ट भी करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे कि शायद जिसको स्ट्रेस टेस्ट पता है तो बोलेंगे तो हार्ट के लिए किए जाते हैं। आई एम नॉट अ हार्ट पेशेंट, बट सिचुएशन इज लाइक दैट कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने तो ऑलरेडी गाइडलाइन में बता दिया है, जो पेशेंट को बीपी है इसका मतलब ही इज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ अ हार्ट फेलियर। तो अगर मैं मेडिसिन भी ले रहा हूं तो भी आई एम इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ अ हार्ट फेलियर, बिकॉज इट इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज। तो इसके लिए स्ट्रेस टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं गलत तरीके से एक्सरसाइज भी कर रही हूँ तो भी हार्मफुल है, और नहीं कर रही हो तो भी हार्मफुल है, तो करना क्या है? तो इट्स बेटर गेट योर स्ट्रेस टेस्ट डन। इट विल हेल्प यू, बिकॉज स्ट्रेस टेस्ट इट इज अ कंप्यूटराइज्ड एक्सरसाइज टेस्ट दैट विल गिव यू एक्चुअली ब्लड सप्लाई ऑफ योर हार्ट। क्योंकि जब भी हम पीक लेवल पे चलते हैं तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट पीक एक्सरसाइज लेवल वो हमें बताता है। अगर हमारा VO2 मैक्स अच्छा है तो अगर बैडली हार्ट अटैक भी आया तो वी कैन सर्वाइव, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर डर के इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया तो हाउ इट इज पॉसिबल टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशंस? ओके। तो स्ट्रेस टेस्ट से हमें पता चलेगा कि आगे जाके प्रोग्नोस्टिक व्यू से हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं। और करंटली वी आर इन हार्ट डिसीज, क्योंकि समटाइम्स बीपी है मतलब हम हार्ट डिसीज में होते भी है। जस्ट बिकॉज कि हमें सिम्टम्स नहीं है इट डजंट मीन कि हम हार्ट डिसीज में नहीं है। और तीसरा, सपोज अच्छी बात है कि कुछ भी नहीं है तो बेटर है, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक्सरसाइज रिजिमेंट तो पता चलेगा, क्योंकि जब हम चलते हैं तब वो ईसीजी निकलता है ना। तो उस टाइम की कंडीशन अगर मुझे पता चल गई तो डॉक्टर अच्छे से एक्सरसाइज रिजिमेंट भी बता सकते हैं, दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर हाइपरटेंसिव कंडीशन। सो ये दो चीजें हैं जो फंक्शनल टेस्ट है वो करनी चाहिए। जैसे कि अभी हमें पता चला कि एबीपीएम और स्ट्रेस टेस्ट ये दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और अगर हमें है तो कौन से स्टेज में, ये भी एबीपीएम से पता चल जाता है जैसे कि मैम ने अभी हमें बताया। मैम मुझे अभी हमें ये सब तो पता चला कि हाई ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और कौन सी टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आते हैं कि ट्रीटमेंट के पार्ट की तरफ। क्या मैम ये विदाउट एलोपैथी मेडिसिन हम नेचुरली भी ये कम्प्लीटली हाई ब्लड प्रेशर रिवर्स कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि एलोपैथी के अभी आपको ये एलोपैथी की मेडिसिन स्टार्ट कर दी है तो आपको ये लाइफ टाइम लेनी है, अगर आपने ये बंद कर दी तो आपको फिर से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कुछ भी हो सकता है। यस। मुझे तो एक्चुअली हाँ, मतलब मैंमैंने पूछा इसलिए क्योंकि एज अ सपोज मैं पेशेंट हूँ, तो व्हाट आई विल थिंक, चल रहा है ना बॉस, क्यों करना है? ट्रू। यूजुअली एडिशनल मेडिकल अटेंशन हम नहीं लेते, बट आयुर्वेदा इट्स फॉर प्रिवेंशन ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूरेटिव ऑल्सो, मतलब तकलीफ प्रिपेयर करने के लिए भी हेल्प हो जाती है, दैट इज अ गुड साइन। और नेचुरल मतलब यूजुअली आयुर्वेदा में जो कुछ भी हम चीजें यूज करते हैं वो नेचुरल वे से यूज करते हैं। जब भी मैं टैबलेट या फिर कुछ भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रही हूँ, इनका मेन इंटेंशन क्या रहता है पता है? वो क्या करते हैं एंड ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि हमने तो बोला था कि वेसल हमारी इलास्टिसिटी गवा चुकी है, इसके लिए हाइपरटेंशन हुआ है, तो मेडिसिन क्या करेगा? वो डायलेट करके रखेगा। यस। अंडरस्टूड? हाँ, तो ये अगर डायलेट करके रख रहा है बट ये रेस्टिंग नहीं कर रहा है, हम्म। मुझे बीपी हुआ, मैंने टैबलेट ली, व्हाट विल हैपन? टैबलेट से मेरा बीपी कम हुआ, कैसे हुआ? मेरी वेसल डायलेट हो गई। बट नेचुरली एट रेस्ट, सपोज समझने के लिए ये 3 mm का डायमीटर होना चाहिए था, राइट? बट मेडिसिन लेके मैंने उसको 5 mm का कर दिया। इट इज गुड और बैड? ब्लड इट इज प्रेशर के लिए गुड। okay है। गुड मतलब आज का बीपी तो मेरा कम हो गया ना। बट अभी अगेन इन इसमें भी थोड़ा इंसाइट्स ऐसा रहता है ना कि बाबा अभी तो प्रेशर कम हो गया, बट व्हाट हैपन अगर मैं रनिंग के लिए जाऊंगा तो प्रेशर और बढ़ेगा, और Yes. एक दिन में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे।
जैसे जैसे जितना मैं डिपेंडेंसी ऑफ मेडिसिन रखूंगी, तो धीरे धीरे इसमें भी खुद से मेडिसिन से वापस स्टिफनेस आएगा। बीपी किस लिए वजह से हुआ था? इलास्टिसिटी कम है इलास्टिसिटी वेसल्स कम की, है। ये यस। रीजन था ना। मेडिसिन लिया और क्या हुआ? वापस इलास्टिसिटी कम हुई, तो व्हाट विल हैपन? वी विल गो टूवर्ड्स द रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। ये तो सिंपल फिर भी ट्रीटेबल है। एंड ऑर्गन डैमेज हुआ तो अगेन इट यस। इज अ प्रॉब्लम। सो एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होना चाहिए कि यस, आई नो आई एम टेकिंग सम मेडिसिन, नो इशू फॉर द माई ट्रीटिंग माई हाइपरटेंशन, जैसे इंस्टेंट के लिए तो रिलीफ दे रहा है, बट इट शुड बी नॉट लॉन्ग टाइम। क्योंकि इट इज अगेन, और सभी को पता है, एलोपैथिक केमिकल मॉलिक्यूल इट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, फास्ट भी और टेम्पररी भी। बट बीपी ये टेम्पररी रहता है? कैन यू नहीं। आंसर मी? ये तो नहीं। लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम बेसिस है ना, तो लाइफ लॉन्ग यस। के लिए ये क्यों रखना है? राइट। बट ऐसा भी नहीं है, मन से तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर ने अगर दिया है तो कुछ मेडिकल इंटेंशन उसकी तरफ रहता है। एज अ बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर, सपोज अगर मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं क्या सोचूंगी कि चलो अभी प्रेशर बढ़ा है, मुझे प्रेशर कम करने वाली दवाई देनी है, मुझे वेसल आइदर डायलेट करनी है या फिर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का जो कुछ भी है उसको रिड्यूस करना है, उसकी वजह से ये बीपी मेरा कम हो जाएगा। बट डॉक्टर विल ट्राई टू गाइड यू ऑल्सो कि बाबा आप थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो, ये सब बता देंगे। बट रियलिटी में पेशेंट नहीं करता, क्योंकि एक गोली से तो मेरा काम हो रहा है। बट अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा 360 डिग्री एंगल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें पता है कि इससे आने वाला तो है आगे जाके। तो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट चाहिए जो आज का भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए और आगे जाके कॉम्प्लिकेशन भी ना दे। उसको ना आयुर्वेद में शुद्ध चिकित्सा बोलते हैं, जो यूजुअली एलोपैथिक मेडिसिन में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब मैं कुछ लूंगी तो उसका कुछ ना कुछ तो आएगा एज पर एलोपैथी। जैसे एंटीबायोटिक लूंगी तो एसिडिटी तो बढ़ेगी, तो एंटासिड लेना पड़ेगा लाइकली। बीपी की मेडिसिन ले रही हूँ, आज का काम तो हो जाएगा, बट कल वही बीपी बढ़ाएगा। बट आयुर्वेद में पॉसिबल है कि अगर हम अच्छे गुड वे, एक गुड डॉक्टर का सलाह लेके अगर अच्छे से फॉलो करेंगे, तो रिवर्सल जर्नी पाथ आप फॉलो कर सकते हो। रूट कॉज ट्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमने रूट कॉज ट्रीट किया, जिस चीज के लिए बीपी की टैबलेट रखी है वही ट्रीट हुआ, तो टैबलेट बंद होगी ना। हाँ। ये दिस इज द सॉल्यूशन। ओके। ओके। हमें ये तो पता चला कि कम्प्लीटली हमारा ब्लड प्रेशर रिवर्स हो सकता है और हमारी एलोपैथी की मेडिकेशंस भी बंद हो सकती है। तो जैसे कि हमने सुना है कि माधव बाग में ये कंप्लीट रिवर्सल की ट्रीटमेंट की जाती है, तो क्या आपको मतलब आप हमें बताएंगी कि माधव बाग में ये कैसे तरह से ट्रीट किया जाता है और कंप्लीट रिवर्स किया जाता है? माधोबाग में हाइपरटेंशन रिवर्सल ट्रीटमेंट इज एक्चुअली ना थोड़ा यूनिक तरीके से बनाई गई, क्योंकि वैल्यूज हाइड करना इज नॉट द सॉल्यूशन। मतलब बहुत सारी चीजों में, जैसे इवन तो कोलेस्ट्रॉल है, पेशेंट बेचारे बहुत डरे रहते हैं कि मेरा ट्राइग्लिसराइड 300 गया लाइकली। अगेन वी स्टार्ट विद द वन सिंपल रोजुआस्टैटिन, और कुछ तो टोटल कोलेस्ट्रॉल फटाक से कम हो जाएगा। बिकॉज ये हाइड करता है, बीपी वो हाइड कर रहा है। ठीक है, तो हाइड करना ये तो सोल्यूशन है नहीं, टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है, फिर लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रूट कॉज भी सोचने पड़ेंगे। अरे भाई मेरे पास क्या क्या था जिसकी वजह से मुझे बीपी हुआ है? क्योंकि कोई तो एज होगा आपका, लाइकली सपोज एक पेशेंट है उसको 45 एज में ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ या फिर डायग्नोस्ट हुआ और मेडिसिन पे है, पर शायद वो 30 में नहीं होगा ना वो सब कुछ। हम्म। हाँ, आईडी भी तो तो ऐसे मुझे पता अभी चला। क्या सोचना है कि कैसे मैं 30s में जाऊं बायोलॉजिकल एज से। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स थे और उसको मुझे ट्रीट करना है। तो माधव बैग क्या कर रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स एड्रेस करना भी जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं रिस्क फैक्टर्स में, जैसे ओबेसिटी है, या फिर आपका बैड लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स है जो गलत तरीके से चॉइसेस है, ये एक हो सकता है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, ये भी एक रीजन हो सकता है। स्ट्रेस है, उसको भी मैनेज करना है आपको। या फिर फैमिली हिस्ट्री है, बट वो भी एक अलार्मिंग रहता है ना, फैमिली हिस्ट्री है मतलब आपको वेट नहीं बढ़ाना है, दिस इज ऑल्सो सिंपल वे। तो माधव बाग में कंप्रहेंसिव टाइप से ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें 5 चीजें इंक्लूडेड है। एक मेन पार्ट है जो पंचकर्म रहता है, दैट इज अ मेन कोर पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट विच विल इंप्रूव योर सर्कुलेशन। ओके। सेकेंड रहता है डाइट मॉडिफिकेशन,
और डाइट मॉडिफिकेशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं पेशेंट को, ये खाओ वो खाओ। तो सिंपल माधव बाग ने तो डाइट किट ही दिया है आपको, आप डाइट ये लो, आपकी डिसीज रिवर्स कर दो। तीसरा रहता है इन्वेस्टिगेशंस। अभी ये दो चीजें तो डॉक्टर के एंड से हो जाएंगी समझाने के लिए। इन्वेस्टिगेशन तो हम पैथोलैब इन्वेस्टिगेशन रहते हैं, जैसे हमने कुछ फंक्शनल टेस्ट बोला है, एबीपीएम है या स्ट्रेस टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, तो ये बिफोर और आफ्टर करके वो देखने का इम्पोर्टेंट रहता है। अगेन उसके साथ में हमें जो एक चीज रहती है कि मेडिसिन जो आयुर्वेदिक हर्ब्स है उसका यूज कर सकते हैं, और एक्सरसाइज रिजिमेंट, ये 5 चीजें ही फॉलो करनी है। ये फ्रेमवर्क है हाइपरटेंशन रिवर्सल का। ये 5 चीजें अगर हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिवली वी कैन श्योरली रिवर्स द हाइपरटेंशन। फर्स्ट स्टेज टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन, रिवर्स द हाइपरटेंशन इन सच अ वे कि एलोपैथिक की डिपेंडेंसी भी निकल जाएगी। जिस रीजन के लिए मैंने टैबलेट रखी है, अगर वो रीजन ही मैंने निकाल दिया, पेशेंट डरते हैं ना, नहीं 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 टैबलेट नहीं बंद टैबलेट करनी है, नहीं बनकर। फर्स्ट बंद करेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों, ऐसा देखा है बीपी की टैबलेट ले रहे थे और हार्ट अटैक आया ही नहीं? नहीं, है कोई? ऐसा भी नहीं होता कभी। हाँ एग्जैक्टली exactly. हमारी खुद की डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी रखनी है, इतना ही हमारा जॉब है, बिकॉज बॉडी खुद आपको हेल्प कर रहा है सर्वाइवल के लिए। हम ही गलतियां कर रहे हैं उसको। अगर नेचुरल वे से जाएंगे तो जबरदस्ती तो हम मेडिसिन वैसे भी नहीं बंद करेंगे, कुछ तो ट्रैक रखेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेंगे और फिर रिड्यूस करेंगे। बट माधव बाग में इट इज पॉसिबल कि हाइपरटेंशन टोटली रिवर्स हो सकता है। बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स भी कार्डियोलॉजिस्ट से आएंगे और पेशेंट को गाइड भी अच्छे से किया जाता है। तो ये तो पता चला कि माधवबाग में किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है और कम्प्लीटली रिवर्सिबल है, वो भी विदाउट एलोपैथी मेडिकेशंस। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिजल्ट भी नहीं दिखाए दिखाया जाता है। आपको एबीपीएम स्टार्टिंग में किया जाता है, उसके बाद भी किया जाता है, और आपको दिखाया जाता है कि आपका अभी हाइपरटेंशन का स्टेज 0 है, मतलब आपका हाइपरटेंशन नहीं है। तो मैम, जैसे कि आपने पंचसूत्री ट्रीटमेंट के बारे में बोला था, तो उसमें जो पंचकर्म होता है, तो पंचकर्म में क्या क्या, मतलब ऐसे तो नॉर्मली हम बाहर जाते हैं तो उसमें पंचकर्म में 5 कर्म किए जाते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य। तो यही ऐसे ही प्रोसीजर होती है या फिर कुछ अलग प्रोसीजर की जाती है पंचकर्म में? एक्चुअली पंचकर्मा दिस वर्ड इज डिफरेंट, और मैंने जो बताया वो पंचसूत्री कार्यक्रम ऐसे बताया। पंचकर्मा ऑफ कोर्स इट इज अ बिग टास्क और बहुत बड़ा है टॉपिक जो हम अभी यहाँ पे टच नहीं करेंगे। बट बेसिक माधव बाग में जो किया जाता है तो पंचकर्मा अलग है, वो डिसीज वाइज है। पंचकर्मा एक सब्जेक्ट है जिसमें 5 प्रोसीजर्स की जाती है। बट हाइपरटेंशन रिवर्सल प्रोग्राम में बेसिक 5 हम फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं, और उसमें एक मेन कोर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है जो पंचकर्म में। उसमें हम यूजुअली कुछ स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट लेते हैं। जैसे फर्स्ट है होलिस्टिक वे से हमें इसको ट्रीट करना है, तो बेसिक तो सर्कुलेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। तो उसमें फर्स्ट स्टेज आती है स्नेहन, मतलब सेंट्रीपेटल ओलिएशन। मेडिकेटेड ऑयल रहेगा जो पूरे बॉडी को अप्लाई किया जाता है। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द एक्चुअली वेनस ड्रेनेज ऑफ योर हार्ट। अगर वो अच्छे से गया, फिर बाद में सेकेंड प्रोसीजर आएगी स्वेदन, मतलब थर्मल वैसोडाइलेटेशन। और पैसिव हीटिंग प्रोसीजर रहेगी जो मेडिकेटेड डिकॉक्शन रहेगा, दैट विल हेल्प टू एक्चुअली रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड ऑल्सो। और यूजुअली जब स्वेटिंग होना स्टार्ट होता है तो वहां पे सॉल्ट और वाटर तो निकल जाएगा। तो ऑलरेडी हाइपरटेंशन में हमें पता है कि सॉल्ट इज द कल्प्रिट, तो यहाँ पे वो निकलने की वजह से इजी नेचुरल वे से वैसोडाइलेशन होने के लिए भी हेल्प हो जाएगी। और तीसरा रहता है शिरोधारा, मतलब मेडिकेटेड जो कुछ भी एक डिकॉक्शन रहेगा वो जो पोर किया जाता है फोरहेड के ऊपर। इसमें कुछ ऐसे मेडिसिन हर्ब्स हमने लिए हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिड्यूस करेंगे। एक्चुअली जो शिरोधारा रहता है ना उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे खासे काम करने चालू हो जाते हैं, सूदिंग इफेक्ट मिलता है, एंजाइटी लेवल्स कम हो जाती है। जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन यहाँ पे अच्छे से वो काम करेंगे। पर हमारा तो इंटेंशन है कि पूरा डिसीज रिवर्सल, तो कोई पेशेंट तो सेकंड स्टेज में भी आएगा, तो वहां पे थोड़ा एड ऑन इस प्रोसीजर के साथ में एडिशनली बस्ती दी जाती है। अभी अगेन जो पंचकर्मा में जो बस्ती रहते हैं इट इज अ डिफरेंट। माधव बाग में एक यूनिक टाइप ऑफ द पंचकर्मा है, उसमें बस्ती जो दी जाती है उसमें पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और रिटेंशन फॉर्म ऑफ बस्ती है। इट इज नॉट गोइंग टू गिव अ मोशन कंडीशन लाइक अगर बस्ती लिया तो आपको इनिमा टाइप ऑफ मोशन हो जाएगा। आइडियली इट इज अ रिटेंशन फॉर्म ऑफ बस्ती,
जो आपके वेसल्स की इलास्टिसिटी इंप्रूव करेगा। क्योंकि जहां पे सेकेंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन रहता है वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा रिड्यूस हुई रहती है, और रिजिडिटी के कारण वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना स्टार्ट किया रहता है, हार्ट के ऊपर भी थोड़ा लोड पड़ना स्टार्ट हुआ रहता है। तो दैट बस्ती, दैट पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर वेस्कुलेचर। रिमॉडलिंग भी जो हुआ है वो भी रिपेयर करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो ये है पंचकर्म जो एक्चुअली माधवाग में यूनिकली यूज किए जाते हैं टू रिवर्स द एक्चुअली डिसीज कंडीशन, और डिसीज के हिसाब से है। बट अभी एक दिन में तो रिपेयर नहीं होगा ना, तो इसके लिए सेवरल सेशंस इसके लिए जाते हैं एज पर योर क्लिनिकल कंडीशन। ठीक है। तो हमें ये पता चला कि कौन से पंचकर्म की कौन सी प्रोसीजर की जाती है और उनसे क्या मतलब कौन सी इंप्रूवमेंट कैसे की जाती है और किस वजह से वो रिवर्स हो जाता है। जैसे कि मैम आपने हमें डाइट के बारे में भी बोला था कि माधवबाग में डाइट किट प्रोवाइड किया जाता है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये डाइट किट क्यों प्रोवाइड किया जाता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस ब्लड प्रेशर रिवर्स करने में। अच्छा, अभी डाइट के बारे में अगर बोला जाए ना, क्योंकि हम तो सभी फूडी रहते हैं, मैं नहीं हूँ बट मैक्सिमम पीपल फूडी रहते हैं। अ, जब हमें नॉलेज मिल जाता है ना कोई भी फूड का, तो हम अच्छी आदतें सस्ती नहीं होती। ऐसे मैं यूजुअली बोलती हूँ, सस्ती का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं लेना है। मतलब जैसे हम पिज्जा बर्गर खा रहे हैं और मैं ड्राई फ्रूट्स भी खा रही हूँ, तो बेटर है कि मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ। यस। ओके। तो ऐसे मुझे बोलना था कि समटाइम्स ऐसे नहीं है कि जो गलत आदतें हैं फूड हैबिट्स की वही टेस्टी रहेगी, अच्छी आदतें भी बहुत टेस्टी रहती है। दूसरी बात यह है कि व्हाई शुड गिव अ डाइट, क्योंकि ऑलरेडी जो अवेयर पेशेंट है उसको पता रहता है कि मुझे सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना है, मुझे बाहर का पैक्ड फूड नहीं खाना है, या फिर जो कुछ भी मुझे मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज करना है, ऑलरेडी वो सम इफर्ट्स ले रहा है। दैट इज अ गुड साइन। एक्चुअली अगर आप हाइपरटेंशन रिवर्सल के लिए जो कुछ भी फूड हैबिट्स मैनेज कर रहे हैं और वो रीड करके खुद को एजुकेट करके अगर वो कर रहे हो, इट इज अ गुड साइन। दिस विल हेल्प यू फॉर लॉन्ग टाइम। डाइट किट मेरा लॉन्ग टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ उस पैथोलॉजी को रिवर्स करने के लिए डाइट किट देने वाली हूँ। जैसे अभी हमने देखा जाए कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो क्या करते हैं। तो वो हीमोग्लोबिन के लिए कुछ मेडिसिन आयरन सप्लीमेंट्स हाँ वगैरह देते हैं या एग्जैक्टली, फिर। यस एग्जैक्टली। अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा वेसल्स में पैथोलॉजी हुई है, तो आयुर्वेद तो आहार से ही ट्रीट करता है। तो मेजर पार्ट हुआ आहार। तो अगर मैंने पेशेंट को बता दिया कि ये बस डाइट आपको है जो 1000 कैलोरी का है, जिसमें हाईली लोडेड न्यूट्रिएंट है जो डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट और फुलफिल करेगा, कार्बोहाइड्रेट मिनिमम है उसमें जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर कम करेगा आपका, और ऑप्टिमम लेवल के प्रोटीन्स भी है उसमें, लो फैट डाइट है, ये क्या करेगा ना, इमीडिएटली पैथोफिजियोलॉजी रिवर्स करने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि डाइट इज नॉट फॉर वेट लॉस एक्चुअली। डाइट किसके लिए है, जो विसरल फैट है जो अंदर बैठा हुआ है वो 1-2 ग्राम का ही होगा। अंडरस्टूड। जो ओबेस है उसमें वेट लॉस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस डाइट, बट जो ओबेस नहीं है उसमें वेट लॉस भी नहीं होगा बट बीपी कम हो जाएगा। तो ये एक्चुअली बेनिफिट्स है डाइट किट के। तो ये मैं घर पे बताऊंगी ना ये खाओ वो खाओ, इट विल हैपन, वेट लॉस भी हो जाएगा, बट नॉट एवरी टाइम वेट लॉस की वजह से बीपी कम हो जाएगा। उस आपको डायरेक्शन चाहिए, एक गाइड की जरूरत रहती है। तो ये डाइट आपको गाइड करेगा, क्योंकि कोई भी चीज को आप अपने अच्छे गुरु से नहीं जाओगे ना, तो अगर रास्ता ही गलत है तो पहुंच नहीं पाओगे डेस्टिनेशन के ऊपर। अगर हमारा डेस्टिनेशन है कि डिसीज रिवर्सल, तो डाइट इज मैंडेटरी। कितना लेना पड़ेगा डिपेंडिंग, मुझे पैथोलॉजी कितनी है उसके हिसाब से डाइट रहेगा। तो पैथोलॉजी रिवर्सल के लिए मुझे डाइट की जरूरत है। एक बार वो पैथोलॉजी रिवर्स हो जाएगी तो मुझे डाइट की जरूरत नहीं है। बट आपका एटीट्यूड तो अच्छा है कि मैं हेल्दी हैबिट्स फॉलो करने वाला हूँ, तो लाइफ लॉन्ग रखो, तो वो मैच हो जाएगा। तो इसके लिए डाइट किट माधवबाग ने जो डिजाइन किया है वो हेल्प कर रहा है, और वो तो फास्ट रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि एलोपैथी से फास्ट रिजल्ट मिलता है, बट कैन यू जस्ट इमेजिन कि एलोपैथिक में बीपी की टेबलेट कितने साल लेती हूँ अगर मुझे डायग्नोस हुआ तो। बहुत मतलब कभी कभार तो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। यस एग्जैक्टली। बट अगर एक 3 महीने में कुछ चीजें फॉलो करी हो इन राइट ट्रैक, तो ये 3 महीने में चला जाएगा। ऑफ कोर्स तो मुझे हु तो इज अच्छा फास्टर, लगा। हु इज फास्टर 2 months का डाइट किट इज बेटर। हाँ ऑफ कोर्स, इट में भी 3 महीने का लगेगा भी नहीं आपको, कुछ प्रोविजन ऐसी है।
तो हम देख लेते हैं बाद में विरेचन प्रोसीजर से, तो पता भी चल जाता है कि बस 1 महीने में भी इसका हो सकता है। तो अगर 1 महीना या 3 महीने में मेरा बीपी जाने वाला है, तो डेफिनेटली ये होलिस्टिक अप्रोच जो है ना, जो आहार से डिसीज को रिपेयर करना इन अ गुड ट्रैक, तो ये ज्यादा फास्टर है। तो आई विल रिकमेंड कि बाबा एटलीस्ट देख तो लो आप कहाँ पे हो, और रिवर्स करना स्टार्ट करो। मैम जैसे कि आपने बताया डाइट किट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपको ये लाइफ लॉन्ग भी खाना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए खाना है और आपकी डिजीज कंडीशन रिवर्स होने के बाद ये स्टॉप भी कर देते हैं। और इसके वजह से आपका प्रोपोर्शन मेंटेन होता है कि आपको कितने किलो कैलोरीज का डाइट लेना है। तो आपको ऐसा कोई घर पे तो मेजर नहीं करता कि मुझे अभी इतने इतने ग्राम्स का ही खाना है तो इतने ही कैलोरीज मेरे अंदर जाएंगी। तो ये डाइट किट से आपको हेल्प भी हो जाती है कि उतनी ही कैलोरीज आपके अंदर जाती हैं, और उसके वजह से आपकी वेट भी, आपका वेट लॉस भी हो जाता है, आपका अंदर का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है। तो एक डाइट किट के बहुत सारे यूज भी है। ओके। तो मैम जैसे कि आपने अभी डाइट और पंचकर्म के बारे में बताया, तो क्या आप हमें बताएंगे कि ऐसे कौन से एक्सरसाइजेस है जो कि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मेन रीजन तो बहुत बार स्ट्रेस ही होता है, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या, कौन से ऐसे एक्सरसाइज आप बताओगे हमें? अभी बेसिक आपने 2 क्वेश्चंस पूछे इसमें, एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी यस पूछा यस। और एक्सरसाइज भी पूछा। तो आई विल से कि यूजुअली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेस भी रिलीव हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट का अलग कोर्स लेना पड़ेगा। बट इन सिंपल वर्ड्स आई विल टेल यू, एक्चुअली स्ट्रेस को इम्पोर्टेंस दिया तो ही स्ट्रेस है, नहीं तो नहीं है। स्ट्रेस तो सभी को रहेगा ना, आपको है, मुझे है, सभी को है, मेरी सबको। बच्ची को भी है। एग्जाम है, स्ट्रेस तो है, बट उसको अगर हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया तो इट विल लीड टू अ स्ट्रक्चरल डैमेज टू योर ओवरऑल बॉडी। तो ये अगर हो रहा है तो ही हमें कंप्लेंट्स आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो स्ट्रेस को भी मैनेज करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज इज अ बेस्ट सोल्यूशन। एक्सरसाइज से क्या होगा, जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं तो ग्लूकोज तैयार हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई। ओके, किसी को मारने का मन करेगा बट मार नहीं सकते, राइट? तो एक्सरसाइज करो, ओके। सिंपल वॉक भी किया। सी, अगर आपकी हाइपर एक्टिविटी ज्यादा हुई है कुछ भी अलग रीजन से, स्ट्रेस की वजह से भी, बट अगर हमने 30 मिनट्स का वॉक ले लिया तो व्हाट विल हैपन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, और वो ग्लूकोज यूज करते समय जो कुछ भी एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाएगा उससे वैसोडाइलेटेशन हो जाएगा और प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ये सिंपल उसका इक्वेशन है। और स्ट्रेस के लिए तो बहुत सारे मूड हार्मोन्स भी जो है हमें टैकल करने पड़ते हैं। अभी शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूंगी। यूजुअली हमें पता है कि मूड हार्मोन्स अच्छे होंगे तो हमारा स्ट्रेस भी अच्छा रहता है। तो एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन हार्मोन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली हम बोलते हैं कि अरे क्या काम का स्ट्रेस है, वहां पे टारगेट से थे, अरे अच्छा है ना, टारगेट अचीव करो, डोपामाइन सीक्रेट हो जाएगा। खुद को सेल्फ अप्रिशिएट करो, छोटे छोटे टारगेट्स लो, नो प्रॉब्लम। बॉस ने पढ़ा दिया है, आप छोटा ले लो, कौन पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ तो होगा। तो जो टारगेट ओरिएंटेड काम करोगे ना, तो एब्सोल्युटली डोपामाइन सिक्रेशन अच्छा हो जाएगा। और सेकेंडली फैमिली है, फैमिली में भी स्ट्रेस रहता है, बट प्यार से अगर किसी से बोलोगे, घर में थोड़ा सा प्लांटेशन करोगे, तो ऑक्सीटोसिन भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। ओके। और रही बात नींद की, नींद अच्छी चाहिए तो दूसरों को हेल्प करना स्टार्ट करो विदाउट एनी रिटर्न्स, राइट? अगर विदाउट एनी रिटर्न्स हम थोड़ा सा भी किसी को हेल्प करते हैं तो सीरोटोनिन अच्छे से सिक्रेट हो जाता है, और लेवल ऑफ सीरोटोनिन अगर अच्छा है तो मेलाटोनिन अच्छा रहेगा और नींद भी अच्छा आएगी। तो ये सिंपल 4 हार्मोन्स जो मूड हार्मोन से हमें टैकल करने हैं, तो उसके टिप्स मैंने बताया। बट अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ थेरोटिकल, ये पॉसिबल भी है अगर हमने थोड़ा उसमें कुछ चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल में लिया तो। और दूसरा एक पार्ट रहता है कि जैसे हमारी आर्टरी बेचारी एडजस्ट करती है इलास्टिक होके, तो हमें भी उस स्ट्रेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कर लो कि दिस इज अ स्ट्रेस, उसके सॉल्यूशंस निकालो, निकल रहे नहीं है तो कालो ही नाम भगवान स्वयंभू, कुछ चीजें काल के ऊपर छोड़ दो, बट अंदर से डैमेज होने मत दो। बाहर से दिखाओ भी हाँ मुझे स्ट्रेस है, बट अंदर से बोलो चलो ठीक है यार, थोड़ा स्ट्रेस है, इससे बुरा तो कुछ और नहीं हुआ है ना, मैनेजेबल है। तो ये एटीट्यूड अंदर से होना चाहिए, तो ये स्ट्रेस मैनेज आपका हो जाएगा। अब रही बात एक्सरसाइज की, ऑलरेडी मैंने बताया कि स्ट्रेस की वजह से 50% मोर चांसेस फॉर द हार्ट अटैक, तो उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा तो स्ट्रेस रिलीव हो सकता है।
अब एक्सरसाइज में एक्चुअली ना 5 टाइप्स है यूजुअली। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रहते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस है, और यूजुअली आपको वेट ट्रेनिंग भी करना पड़ता है। बट अभी एक दिन में ये सब तो नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। यूजुअली थोड़ा सा सीक्वेंस रहना चाहिए। स्टार्ट वी कैन either you can do the balancing exercise or the stretching exercise to warm up your body. Then you can start with the walking. ओके अभी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से जो फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में रहते हैं वहां पे ब्रिस्क वॉकिंग इज अलाउड। सो ब्रिस्क वॉकिंग मतलब हम बोल सकते हैं कि 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग अगर आप कर रहे हो, वीक में 5 दिन भी आप कर रहे हो, तो भी इट इज बेनिफिशियल। तो एक्सरसाइज में वॉकिंग आएगा आपका। आप थोड़ा कुछ भी अदर भी चीजें कर सकते हो, नॉट ओनली कि वॉकिंग ही करना चाहिए आपका, रनिंग भी हो सकता है, साइकिलिंग भी हो सकता है, स्विमिंग भी हो सकता है, सब एरोबिक एक्सरसाइज में आते हैं। उसके बाद में थोड़ा उस बॉडी को वापस रिलैक्स भी करना पड़ेगा। इसके लिए रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस लाइक हम थोड़ा अनुलोम विलोम कर सकते हैं, दीर्घ श्वसन कर सकते हैं, कुंभ क्रिया करके थोड़ा बॉडी को वापस रिकॉइल होने के लिए हेल्प भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में जो 5 टाइप्स बताए, कभी आप एक बार एरोबिक करने के मतलब जो बैलेंसिंग मैंने बताया, तो उस दिन थोड़ा दूसरे दिन आप थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो, जो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए हेल्प हो जाएगा। जो बीच में मैंने बोला ना, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द वेट बट द सेंट्रल ओबेसिटी, जो पेशेंट में ओबेसिटी है बट फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी है, उनको कुछ नहीं होगा। देखो कुछ परसेंट ऑफ पीपल ऐसे रहते हैं जिनमें ओबेसिटी तो है बट नो डायबिटीज, नो हाइपरटेंशन, अच्छी खासी स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल रहती है, एबीपीएम भी अच्छा खासा नॉर्मल रहता है, वो फिजियोलॉजिकल ओबेसिटी में आते हैं। तो अगर इन्होंने ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो डिसीज नहीं आता। तो ये एक्सरसाइज के पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट विल हेल्प यू। और अगर इसमें थोड़ा इंटेंसिटी भी बताना पड़ेगा लाइकली, क्योंकि अगर हार्ट का कोलेट्रल सर्कुलेशन भी इंप्रूव रखना है आपको, तो उस चीज के लिए हमें हमारे खुद के मैक्सिमम हार्ट रेट के 80% तक एक्सरसाइज करना पड़ता है। एक थोड़ा सा कैलकुलेशन है, शॉर्ट में मैं बताती हूँ। जैसे सभी को तो पता है कि एक्सरसाइज करना है, तो बट वो जो हार्ट को हेल्प करेगा, वेसल्स को हेल्प करेगा, वैसा एक्सरसाइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें स्ट्रेस टेस्ट करके रिजिमेंट डिसाइड करवा के लेने डॉक्टर से। फिर उसके बाद में जो अभी मैं बोल रही हूँ कि मैक्सिमम हार्ट रेट के 80% ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू, दैट शुड बी योर इंटेंसिटी। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जो मैक्सिमम हार्ट रेट है 220 माइनस एज हमें करना है, मतलब 220 माइनस 40 सपोज एज है, तो उतना एज माइनस किया। फिर उसके 85% जो कुछ भी होता है वो आपका, क्योंकि आजकल सब स्मार्ट वॉच वगैरह यूज करते हैं, उसमें हार्ट रेट तो पता चलता है। तो मेक श्योर कि आप जो कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो वहां पे 80% तक ऑफ योर एमएचआर आप अचीव कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू टू एक्चुअल नेचुरली वैसोडाइलेटेशन के लिए और बीपी रिडक्शन के लिए। तो हेल्दी में वो आ जाता है, नो प्रॉब्लम। से हमें ये तो पता चला कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और उसका भी मतलब ऐसा होता है कि आप कौन से स्टेज में हो, आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, आपका ब्लड प्रेशर का स्टेज कौन सा है। तो आप आपके नजदीकी डॉक्टर से ये सारे टेस्ट करने के बाद कंसल्ट करेंगे वो आपको कि आपको कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच कि मैम आपके वजह से हमें ये सारी आज इंफॉर्मेशन मिली कि एक्चुअल ब्लड प्रेशर को हम नेचुरल तरीके कैसे डील कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे ये सारी एलोपैथी की मेडिसिन हमारी बंद हो सकती हैं। तो हमारे पेशेंट को भी अभी कुछ डाउट होंगे इस सेशन से, तो आप जिनको भी कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो मैम पहले से ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं पेशेंट्स ने। ओके, तो मैम चंदन जी ने सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि व्हाट लेवल ऑफ वेसल्स आर डैमेज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, इज हाई बीपी रिलेटेड टू ब्लॉकेजेस। यूजुअली वेसल डैमेज की वजह से तो प्रेशर हुआ है, अब उसकी लेवल देखनी है। तो मैंने वही बताया कि दो लेवल है। हार्ट अटैक अगर उसका कंसर्न हम देख रहे हैं, तो हार्ट अटैक ब्लड क्लॉट की वजह से आता है और वेसल डैमेज की वजह से आता है, वो उसका लिंक्ड है। तो स्ट्रेस टेस्ट इज मैंडेटरी, क्योंकि वो स्ट्रेस टेस्ट इज अ लाइफ प्रेडिक्टर। तो लेवल ऑफ इस्चेमिया, इस्चेमिया मतलब ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर मेरा ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड है तो उसकी भी एक लेवल रहती है।
उनको यही चाहिए ना कि मेरे वेसल्स कितने डैमेज हुए हैं। तो वहां पे अगर जब हम स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि लेवल ऑफ इश्केमिया क्या है, मतलब रिड्यूस ब्लड सप्लाई क्या है। इट इज गोइंग टू गिव अ प्रोग्नोस्टिक वैल्यू ऑल्सो, कि आगे जाके हार्ट अटैक के चांसेस कितने हैं। बट अभी इसमें थोड़ा सा उनका एक एडिशनल क्वेश्चन है कि इज दिस लिंक्ड विद द ब्लॉकेजेस, राइट। सो ब्लॉकेजेस से क्या होगा, मेरे वेसल रिजिड हो जाएगी, जो प्रेशर का रीजन हो सकता है। ओके, बट हार्ट अटैक का रीजन एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं है। हार्ट अटैक किसकी वजह से होगा, मेरी वेसल का अंदर का लेयर जो एंडोथेलियम है वो डैमेज हो जाएगा, और वो डैमेज होने की वजह से जो कुछ भी वेसल रप्चर हो जाएगी, क्लॉट फॉर्मेशन होगा, और फिर हार्ट अटैक आएगा। तो हार्ट अटैक के लिए क्लॉट फॉर्मेशन लगता है। ब्लॉकेजेस इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अगेन, तो वो लॉन्ग स्टैंडिंग जितना भी हमका खाने का जो मिसमैच है उसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। बट मुझे ब्लॉक है, सुनिए, ब्लॉक है, वेसल डायलेट हो रही है, तो डैमेज है ही नहीं, ये भी सोल्यूशन है। राइट नाउ मेरी वेसल अच्छी खासी नेचुरली, वेसल का रिजर्वर अच्छा है, मतलब जरूरत के हिसाब से, इट्स नॉट अ पाइपलाइन, इट्स अ स्मार्ट वेसल। वो जरूरत के हिसाब से डायलेट हो जाएगी, जरूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर आपकी वेसल ड्यूरिंग स्ट्रेस टेस्ट आराम से, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी आराम से डायलेट होती है और कुछ भी ईसीजी में चेंजेस भी नहीं आते हैं, मतलब लेवल ऑफ डैमेज इज निल। बट अगर ईसीजी में चेंजेस आते हैं, इट सेल्फ सेज कि अभी रिड्यूस ब्लड सप्लाई की सिचुएशन चालू है, हाइपोपरफ्यूजन मतलब रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल ऑफ योर हार्ट मसल्स भी चालू है, दैट गोना लीड टू द हार्ट अटैक। ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट अटैक नहीं, ब्लॉकेजेस की वजह से प्रेशर जनरेट हो जाएगा, तो फिर अगेन वो कैस्केड है, हमें पता है। तो मेजर कंसर्न रहना चाहिए कि क्या मेरा ईसीजी एबनॉर्मल है, तो मेरा लेवल ऑफ डैमेज वेसल्स का कितना है, और आगे जाके हार्ट अटैक कितना आएगा, तो ये स्ट्रेस टेस्ट से आपको पता चल सकता है। तो चंदन जी, आपका आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ऐसा अगर आपको मतलब करना है तो आप स्ट्रेस टेस्ट करके पता करवा सकते हो कि आपकी ब्लड वेसल्स कितनी अच्छी है, और उस पे आपको पता चल जाएगा। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठक जी ने पूछा है कि उनका वेट तो नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी हाई ब्लड प्रेशर का क्या रीजन हो सकता है? हाँ, इसके लिए मैंने डाइट किट के टाइम पे बोला था कि समटाइम्स पीपल विल फील लाइक कि डाइट मतलब वेट लॉस के लिए, नहीं। पैथोलॉजी देखा जाए तो जो एडिपोज फैट है, जो रॉन्ग तरीके से रॉन्ग जगह पे है, फैट इज अ कल्प्रिट नो डाउट। बट जो लीन पेशेंट है, मतलब नॉर्मल बीएमआई या फिर लो बीएमआई का पेशेंट है, उसका वेट ज्यादा नहीं है, कुछ हैबिट्स हुई होंगी उसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स के यहाँ पे फैट जमा हुआ है, तो उसको निकालना है, ठीक है। तो अगर आपका वेट भी नॉर्मल है और आपको प्रेशर है, तो दो अदर चीजें भी देखनी चाहिए, जैसे कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी ओवरलोड है क्या, जैसे स्ट्रेस में लेता हूँ क्या ज्यादा, वो भी देखना पड़ेगा। रूट कॉज जो जो मैंने अभी बताए थे ना, उसको एक एक टिक मार्क करना पड़ेगा। आपने बोला कि ओबेसिटी नहीं है, वो क्रॉस हो गया। अब दूसरा क्या था कि सोडियम इंटेक ज्यादा है क्या, तो उसको देखना पड़ेगा, उसको करेक्शन में स्टार्ट करो। और दूसरा है कि अगर आपका कभी हार्ट अटैक आके गया है, ये भी सिनारियो रहता है ना, एक बार हार्ट अटैक आके गया बट बॉडी ने रिपेयर भी किया है, बट अभी बीपी के मेडिसिन ले रहे हो, तो पैथोलॉजिकल कुछ रीजन है क्या, ये सब रीजन देखने पड़ेंगे। और अगर वेट नॉर्मल है तो डाइट किट भी अगर अच्छे से फॉलो किया, थोड़ा पंचकर्म किया, तो ये प्रेशर जाता है। ऐसा नहीं है कि वेट नहीं है मतलब प्रेशर जाएगा ही नहीं, इट इज रिवर्सिबल बिकॉज पैथोलॉजी नीड टू बी रिजॉल्व। पैथोलॉजी रिजॉल्व हुई तो इट इज पॉसिबल, बिकॉज इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कुछ तो गलत हुआ होगा ना। पांच चीजें है ना, एक कुछ तो गलत हुआ होगा, उसको करेक्ट कर दो, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। वेट के पीछे मत भागो, मैं उल्टा इनको बोलूंगी आप अच्छे से वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो। वेट कम है मतलब ये नहीं कि बाबा अभी वैसे भी वेट कम है क्यों एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो, प्रेशर थोड़ा आपकी एंड से थोड़ा तो कम हो जाएगा। फिर अलग रीजंस ढूंढो और उसको ट्रीट करना स्टार्ट करो, इट विल हेल्प।
पाठक जी, आप जरूर हमारे माधव बाग के नजदीकी क्लिनिक में जाइए। आपको डॉक्टर प्रॉपर गाइड करेंगे कि क्या रूट कॉज है एग्जैक्टली उस ब्लड प्रेशर का। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो ही आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो आपको प्रॉपर डॉक्टर गाइड करेंगे और ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल भी है। ओके। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारी पेशेंट ने पूछा है कि थायराइड ये वन ऑफ द रीजन है क्या जिसके वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है? थायराइड में दो सिचुएशंस रहती है, एक तो हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। मेजरली पीपल फेसिंग फॉर द हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म ज्यादा रिस्की रहता है हार्ट डिसीज के लिए, और मेजरली जो रहते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के रहते हैं। हाइपो मतलब रिड्यूस सिचुएशन ऑफ द योर ग्लैंड्स, रिस्पॉन्सेस रिड्यूस हो जाते हैं, इसकी वजह से टीएसएच लेवल बढ़ जाता है आपका, और इसमें वेट गेन भी रहता है यूजुअली। तो डायरेक्ट कनेक्शन है एक्चुअली। हाइपोथायराइडिज्म इज रिलेटेड टू द हार्ट अटैक एंड द हार्ट फेलियर ऑल्सो। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा आपको मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है, राइट? तो आपको तो ये इतना ही क्वेरी है कि बाबा थायराइड का क्या कनेक्शन है क्या, तो ये तो एक्चुअली गूगल भी बता देगा कि यस इट इज अ कनेक्टेड। बट उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना कैसा है? अगर मुझे थायराइड है, मैं कुछ मेडिसिन ले रही हूँ, अगेन द सोल्यूशन आई टोल्ड यू कि कुछ भी केमिकल मॉलिक्यूल अगर ये लाइफ लॉन्ग डिसीज के लिए ले रहे हो तो रॉन्ग है। तो थायराइड भी रिवर्स हो सकता है, हाँ थोड़ा टाइम लेगा, बट रिवर्स भी हो सकता है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है, मेरा वेट गेन हुआ है, तो स्टार्ट टू रिड्यूसिंग द वेट ऑल्सो, एक फैक्टर। जितना आपका वेट कम हो जाएगा तो थायराइड का डोज भी कम लगेगा, सिंपल लॉजिक है। तो मतलब इट इज पॉसिबल कि थायराइड के डोसेस भी कम हो सकते हैं। और अगर थायराइड इटसेल्फ मेडिसिन भी चेस्ट पेन अंजाना क्रिएट करता है, ये भी आपको मजे की बात है। जैसे मैंने बोला ना कि बीटा ब्लॉकर से डायबिटीज हो सकता है, तो थायराइड थायरोक्सिन जैसे मेडिसिन जो रहते हैं, और अगर पेशेंट सपोज पतला होते जा रहे हैं बट टीएसएच हाइयर है, इसकी वजह से मेडिसिन रखा है, तो एंजाना इवेंट्स आ जाते हैं। तो सिंपल वे, आप आपका देखिए हिस्ट्री क्या है, ओवरवेट है तो उसके ऊपर स्टार्ट कीजिए। हाँ, और आपकी अभी फिजिकल एक्टिविटी के वर्सेस आपका स्ट्रेस टेस्ट क्या बता रहा है। अगर आप फिलहाल हार्ट डिसीज के वे में हो तो स्टार्ट विथ सम ट्रीटमेंट दैट विल हेल्प यू। और थायराइडिज्म को मेंटेन करना अलोंग विथ उसका भी रिवर्सल करना, इट इज पॉसिबल। तो थोड़ा एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा, जितना नेचुरल हो सके नेचुरल रहो, यही मेरा एक्चुअली एंड सॉल्यूशन होगा हर एक डिसीज के, स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए। तो मैम ने जैसे कि बताया हमें कि थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर ऑफ कोर्स इंटरलिंक्ड है, तो लेकिन उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ये दोनों भी रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपको उस पे वेट ज्यादा है, अगर आप वेट मेंटेन करो तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प होती है ब्लड प्रेशर कम करने में। ओके मैम, नेक्स्ट नरेश जी ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज मेजर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है मॉडर्न टाइम में ये अभी? अच्छा, अभी मैंने बोला ना आपको कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस करके सिचुएशन रहती है, बैडली उसमें भी सिम्टम्स नहीं रहते पेशेंट को, इसके लिए तो इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। मैक्सिमम प्रेशर 180 टू 210 तक सिस्टोलिक जा सकता है, डायस्टोलिक 110 120 130 तक भी जाता है। इट इज लाइक अ बॉम्ब वी आर कैरी, ओके। बट वो कभी फूटेगा मुझे पता नहीं, ये सिचुएशन में पेशेंट रहता है। तो और समटाइम्स हल्का सा हेडेक होगा सिंपली सिम्टम में, या फिर नहीं कुछ सिम्टम नहीं, ऐसी सिचुएशन रहती है। तो इसको टैकल करना इमरजेंसी रहता है। जैसे मैंने बोला टेम्पररी सोल्यूशन है, टेम्पररी मेडिसिन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका रूट कॉज ट्रीट करो। हाई बीपी है मतलब इटसेल्फ आपको बता रहा है कि कुछ तो स्ट्रेस बॉल मेरे बॉडी में है, उसको एक तो रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। बट इतना ज्यादा है तो अगेन वो थोड़ा एक्सपर्ट के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि फटाक से बीपी भी नहीं डाउन कर सकते, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बॉडी, वी आर नॉट अ मशीन। ये ऐसा नहीं रहता किसी ने बोल दिया कि इससे बीपी कम होगा और किया, दो मेडिसिन एक्स्ट्रा खाओ, ड्रॉप ज्यादा हुआ तो ब्लीडिंग टेंडेंसी आएगी। तो ये खुद से दिमाग से नहीं करना है, एक एक्सपर्ट का ओपिनियन ले ले, उसके फायदा हो जाएगा। क्योंकि फटाक से नहीं करेंगे, वो स्लोली थोड़ा रिड्यूस करेंगे, सपोज 180 है 200 है, कुछ बेसिक मेडिसिन कुछ एड ऑन करेंगे, कुछ ट्रीटमेंट एड ऑन करेंगे, मे बी आयुर्वेदिक भी हो सकता है जिससे भी फायदा होता है। इवन मेरे पास अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है तो मैं इमिजिएटली हमारे पास जो टैबलेट मुक्ति का है वो देती हूँ थोड़ा सेटल करने के लिए, तो एक शिरोधारा करके देख लेती हूँ, कम हुआ बेस्ट,
मतलब ये टेम्पररी था। बट ये लॉन्ग स्टैंडिंग है, मतलब वेसल्स में रीमॉडलिंग होना स्टार्ट हुआ है, तो ये एक्चुअली हार्ट डिसीज में लैंड अप हुआ है। तो हमें हार्ट की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, सो दैट ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी रिड्यूस हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन फिर अवॉइड होगा। नहीं तो हिमोरेजिक इशू, जैसे आपने बोला ना, पैरालिसिस, और या फिर हमें हार्ट अटैक की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, ये सिचुएशन में फेस करना पड़ता है, तो हमें टैकल करना चाहिए। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक जी ने पूछा है कि इज देयर एनी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो, मतलब हम जो आपने जब अभी बताया कि माधव बाग में ये सारी ट्रीटमेंट की जाती है, डाइट, एक्सरसाइज, पंचकर्म, तो उन्होंने पूछा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आप देते हो क्या ये ट्रीटमेंट रिवर्स करने के लिए ट्रीटमेंट में? यस मैम, एक्चुअली देखा जाए तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बताया था। मेडिसिन मैं खुद एक्चुअली, मुझे ज्यादा मेडिसिन नहीं अच्छे लगते, सॉरी टू से। इवन दो आयुर्वेदिक भी मैं ज्यादा नहीं लेती। जहां जरूरत है वहां उसको लेना है, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। क्योंकि डॉक्टर तो ऐसा होना चाहिए ना, दवाई ना दे और ठीक भी कर दे, तो दैट इज मोस्ट बेस्ट ऑप्शन। हाँ, ये तो पेशेंट की मतलब इच्छा होती है कि मतलब मुझे। मैं भी कभी तो बीमार होती हूँ, तो मेरा भी ऐसा ही रहता है। तो कम से कम दवाई है या फिर नो दवाई, कुछ मुझ में चेंजेस करके अगर मुझे हो सकता है तो दैट इज बेटर ऑप्शन। बट यस, फर्स्ट स्टेज में हमें, जब हम एलोपैथिक पेशेंट मेडिसिन लेते हैं उस कंडीशंस में, हर्बल मेडिसिन जो आयुर्वेदिक के खुद के मतलब फैक्ट्री है जहाँ पे हमें प्योरिटी पता है, उसका बायो अवेलेबिलिटी पता है, ऐसे मेडिसिन है तो कम से कम मेडिसिन में काम भी हो सकता है। और व्हेन वी आर टैपरिंग द डोसेस, लाइक जैसे मैंने बोला कि अगर उसका रूट कॉज ट्रीट हुआ तो मुझे टैपर करना है। बट पेशेंट, मुझे एक्चुअली मैं प्लेसिबो इफेक्ट भी देखती हूँ, क्योंकि पेशेंट डरेगा नहीं मैं बीपी मेडिसिन कैसे बंद करूँ, तो समटाइम्स मुझे उस चीज से भी रखनी पड़ती है नॉमिनल एक आध मेडिसिन। और एक्चुअली जो रीमॉडलिंग हुआ रहता है, रीमॉडलिंग मतलब जो वेसल्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं ना, वो तो मेरी एलोपैथिक मेडिसिन वैसे भी नहीं कम करने वाली है। तो मुझे धीरे धीरे, कुछ तो साल गए ना उसको रिमॉडलिंग के लिए, तो कुछ तो महीने तो देना पड़ेगा। तो कुछ महीने दे के वो रिमॉडलिंग आई कैन रिवर्स। सो उसके लिए माधवबाग में कुछ स्पेसिफिक डिजाइन मेडिसिन है, और स्ट्रेस इंड्यूस है तो अलग कैटेगरी की मेडिसिन है, लाइक सिम्सा, वो मेडिसिन दे। अभी एक ने पूछा था कि ये मेरा बीएमआई कम रहता है और वहां पे भी मुझे बीपी है, तो उस केस में हम अलग कंडीशंस देते हैं मेडिसिन। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ये एलोपैथी के जैसे एक्चुअली फ्रेमवर्क नहीं रहता आयुर्वेद में। पेशेंट की प्रकृति देख के, उसकी कंडीशन देख के, उसके हिसाब से माधोभाग में भी मेडिसिन दी जाती है, दैट विल हेल्प। और कम से कम फिर मेडिसिन में काम हो जाता है, और बाद में वो भी बंद करना मेरा टारगेट रहता है। मतलब हर एक माधवबाग का इंटेंशन ये है कि, शॉर्टली में थोड़ा मोटो बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, कि इंटेंशन ये रहेगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, बट अभी डिसीज तो है, उसको रिपेयर तो करना पड़ेगा। आगे जाके हार्ट अटैक ना आए इसके लिए भी हम तैयार करवा के देंगे। बट अगर एज की वजह से आ भी गया हार्ट अटैक, तो मेरा हार्ट तो हेल्दी चाहिए, मेरे वेसल्स तो हेल्दी चाहिए, तो कोप अप करूंगी। अदरवाइज जो आपने बोला कि जो एक मतलब पेशेंट को पैरालिसिस होता है, फिर बाद में पता चलता है कि मतलब बीपी होगा उसको शायद, तो ये सिचुएशन उसने कोप अप किया, वो सर्वाइवल है, मतलब वो एंडोथेलियम अच्छा भी था। बट अगर सपोज उसका एंडोथेलियम अच्छा नहीं होता तो कुछ भी सडन हो डेथ सकता होती। है। हाँ, तो सडन डेथ हमें अवॉइड करनी है, अंडरस्टूड। हार्ट अटैक शायद मैं भी अवॉइड नहीं कर पाऊंगी एक स्टेज के बाद, बट वो हमें टाइम तो देगा। तो टाइम बीइंग के लिए ना ये सब चीजें करनी है, टाइम मिलना चाहिए। जैसे कि मैम ने बताया सर कि हाँ माधव बाग में हर्बल मेडिसिन दी जाती हैं, और वो भी ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि आपको एलोपैथी की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। एक टाइम के बाद ये भी, अगर आपकी कंडीशन रिवर्स हो जाए तो आपकी ये मेडिसिन भी बंद हो जाती है, तो आपको कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। तो मैम नेक्स्ट प्रमोद जी ने क्वेश्चन पूछा है कि उनका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब कभी 130/86 होता है, तो कभी 140/94 जाता है, और उनकी एज अभी 50 ईयर्स है, तो क्या ये नॉर्मल है या फिर उन्हें कंसर्न करने की जरूरत एक्चुअली बीपी इज अ डायनामिक वैल्यू, इट इज गोइंग टू चेंज, दैट इज ट्रू। बट अभी आप जो चेक करने का पैटर्न है वो थोड़ा मैं शायद सिंप्लीफाई कर दूंगी। आपको चेक करना है तो मॉर्निंग उठने के बाद, वेकअप टाइम के बाद, हाफ हाफ आवर 2 आवर के बाद भी आप चेक कर सकते हो जब आप रेस्टिंग पे हो। और रेस्टिंग में अगर आपका बीपी कंट्रोल जोन में है, जो हमने रेंजेस बताई है, अगर उसमें है, रेंज मतलब बिलो 140/90 है,
तो कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है और उसको ज्यादा अटेंशन देने के लिए भी जरूरत नहीं है। हाँ, जस्ट बिकॉज आप टैबलेट ले रहे हो और कंट्रोल है, दैट इज ऑल्सो ओके। क्योंकि दो सिचुएशन होंगी ना, एक है कंट्रोल ग्रुप जो मेडिसिन लेके कंट्रोल में आ रहा है, और दूसरा होगा कि अनकंट्रोल ग्रुप। अनकंट्रोल को तो इमीडिएट अटेंशन लेना है, कंट्रोल ग्रुप को भी अटेंशन लेना है, बिकॉज दे आर अगेन गोइंग टू गिव अ कॉम्प्लिकेशन। सो अगर इनका बीपी नहीं है बट जस्ट फ्लक्चुएशंस है, तो आई विल से कि कब का फ्लक्चुएशन है वो देखना पड़ेगा। बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हम वेकअप टाइम पे थोड़ा बीपी हाइयर रहता है, हल्का हाइयर रहेगा 10%। सेकेंडली अगर आप वॉक कर रहे हो, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, ओमेटिंग सेंसेशन है, या फिर बीपी इज अ इंडिकेटर, जो कुछ भी बॉडी में चल रहा है उसका रिस्पॉन्स है। तो पहले तो ये देखो कि आप किसके बाद, खाने के बाद भी बीपी हाइयर होता है, तो ये पहला करेक्ट कर लो कि आप कब चेक कर रहे हो। बेस्ट ऑप्शन रेस्टिंग फेज में करना है, और इट शुड बी बिलो 140/90। अगर वो रेंज में फ्लक्चुएट हो रहा है तो नो इशू विद दैट, नो वरी अबाउट इट। जस्ट मेक श्योर कि आप फिजिकली अच्छे से एक्सरसाइज मोड पे हो, और आपका बीपी आप टोटल रिवर्स करने के ट्रैक पे हो। नो नीड टू वरी देन। और नहीं तो आप एबीपीएम करके भी चेक कर सकते हाँ वही, अभी हमें डिटेल पता नहीं है कि उनका फ्लक्चुएशन। हाँ, एक और एक रहता है फिर एबीपीएम में, ये अच्छी बात है कि ये पता चल जाती है कि इपिसोडिक हाइपरटेंशन, मतलब जब मास्क हाइपरटेंशन रहता है। क्योंकि मेरे पास तो नॉर्मल आता है बीपी, पेशेंट का घर पे हाइयर है स्ट्रेस हो। की वजह से, या फिर मेरे पास हाइयर आएगा, मेरे पास मतलब डॉक्टर के पास हाइयर आएगा, और घर पे नॉर्मल है तो हाइट कोट हाइपरटेंशन, वो सब चीजें हमें एबीपीएम में पता चल जाती है। तो अगर डाउट है तो मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, तो आप एबीपीएम चेक कर सकते हो। बट अगर 140/90 बिलो है विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज्यादा स्ट्रेस का पार्ट है। आप जस्ट अवेयरनेस के लिए चेकअप एबीपीएम करवा सकते तो होप सो सर आपको आपका आंसर मिल गया होगा, या फिर अब फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप एबीपीएम करके देख सकते हो, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा आपको हाइपरटेंशन है और कौन सी स्टेज में है। और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपका सिम्टम्स ही नहीं है तो अच्छी बात है। ओके मैम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक जी ने पूछा है कि विरेचन पंचकर्म क्या होता है, कैसे किया जाता है, और उन्हें ब्लड टेस्ट स्पेसिफिक ऐसी कौन सी ब्लड टेस्ट है जो हेल्प करती है उनका लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट हेल्थ चेक करने में। हैं। यूजुअली बॉडी प्रोफाइल जो बायोकेमिकल किए जाते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट के रिगार्डिंग, बेसिक तो इन्वेस्टिगेशन सभी को पता है। जैसे प्राइमरी लेवल के रूटीन सीबीसी है, लिपिड लेवल्स है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, और लिवर फंक्शन टेस्ट है। समटाइम्स प्रोटीन्स भी चेक करना पड़ता है, बट ये बेसिक है जो ब्लड टेस्ट में आते हैं, जो रूटीन प्रोफाइल में आप करवा सकते हो। एडिशनली ईजीएफआर भी थोड़ा सा ब्लड टेस्ट में करना चाहिए, सो किडनी रिलेटेड कुछ बीपी का इशू है कि तो वो भी पता चल जाता है। और रही बात फंक्शनल टेस्ट की, जैसे हमने बोला कि स्टेज पता चलने के लिए एबीपीएम विल हेल्प यू, और इसका कोरिलेशन, बिकॉज अगेन बीपी इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर, मीन्स आपको कोरिलेट करना है अगर हार्ट का कुछ आगे जाके होने वाला है क्या, वो प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्ट्रेस टेस्ट आपको हेल्प करेगी। आगे के बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन रहते हैं और रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन में, बट प्राइमरी में बेसिक बायोकेमिकल जो मैंने ब्लड टेस्ट बताए उतना ही करना है, एबीपीएम करना है, स्ट्रेस टेस्ट करना है। क्योंकि स्टेज भी पता चल जाएगी, हार्ट का कनेक्शन है तो वो भी पता चल जाएगा, रिड्यूस ब्लड सप्लाई हुआ है तो वो भी इजिली आपको टैकल करने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो बेसिक ये 3 इन्वेस्टिगेशन पैटर्न है, अगर उससे हम कवर अप कर देंगे तो इट इज डन। मतलब कुछ जो ब्लड टेस्ट अभी मैम ने बताई, जैसे कि आप नॉर्मल सीबीसी कर सकते हो, या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, और उसके बाद स्ट्रेस टेस्ट और एबीपीएम जैसे टेस्ट है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, आपका ब्लड प्रेशर कौन से लेवल में है, और बाकी अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ आपका इंक्रीज हुआ तो उसके लिए लिपिड प्रोफाइल भी होता है। और हाँ मैम, डायबिटीज के लिए भी उन्होंने पूछा था, तो उसके लिए बेसिक HbA1c होती है जो कि 3 मंथ्स की एवरेज शुगर आपको बता देती है। तो ये सारी टेस्ट आप कर सकते हो सर। ओके, तो मैम नेक्स्ट अतुल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि वो 20 mg की इंडेरल एट मॉर्निंग और 20 mg एट नाइट लेते हैं, तो क्या ये टैबलेट से उनका ब्लड प्रेशर रेड्यूस होता है, और क्योंकि उनका जो लिपिड प्रोफाइल है उसका रिजल्ट नॉर्मल रेंज में है। ओके, बीपी की हिस्ट्री कितने सालों से वो एक मैटर करती है, और 20 mg इज नॉट अ बिग डोज एक्चुअली। तो एक सेकेंड, सॉरी, लो बैटरी हुआ था। ओके,
बेसिकली जो टैबलेट्स है वो क्यों स्टार्ट की है, एक पहले वो देखना चाहिए। और उसका डोसेस हमें उसका रूट कॉज ट्रीट करके रिड्यूस भी कर सकते हैं। उनका एज उन्होंने बताया है उसमें? एज, नहीं, एज एज नहीं। नहीं बोला। हाँ, तो पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद में पता चलेगा कि वो मेडिसिन क्यों स्टार्ट की है पेशेंट की। तो उसके हिसाब से अगर रूट कॉज ट्रीट किया गया तो उसका टैबलेट का डोज भी कम हो सकता है। मॉर्निंग इवनिंग फिलहाल ले रहे हो तो खुद के दिमाग से वंस यू स्टार्ट विद द मेडिसिन, तो हम गूगल से वो रिड्यूस नहीं कर सकते, दैट इज वन थिंग। कोई तो एक्सपर्ट चाहिए। ओनली माधवबाग इज एक्चुअली वर्किंग ऑन टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, बट ऑफ कोर्स वी हैव दैट मच रिसर्च डाटा विद अस। और उतना क्वालिफाइड सब हमें भी आज तक एजुकेशन दिया जाता है। इट्स स्टिल रनिंग प्रोसेस फॉर मी ऑल्सो, इवन तो 15 ईयर्स हुए हैं। तो इसके लिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम ओवर खुद को सेल्फ एजुकेट करने के बाद खुद बॉडी के ऊपर काम करना स्टार्ट करते, खुद से मेडिसिन बंद करते। तो आई विल सजेस्ट कि ये प्रोसेस मेडिसिन टैपरिंग का खुद को नहीं करना है। एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हो। 20-20 mg अगर मॉर्निंग इवनिंग सिर्फ ले रहे, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन मोर नहीं है, 2 और मोर मेडिसिन अगर पेशेंट ले रहा है, डायरेटिक्स भी ले रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी हार्ट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुई है। बट अगर सिंपल मॉर्निंग इवनिंग 2 डोसेस है तो स्टिल ही इज इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्चुअली हाइपरटेंशन। मेडिसिन के नाम से भी पता चल जाता है कि ये कहाँ कौन से स्टेज में है। तो डोंट वरी अबाउट इट, यू आर स्टिल इन अ फर्स्ट स्टेज। वो इजीली रिवर्सिबल भी है। और मिनिमम डोज के ऊपर भी बेसिक स्टार्ट ऑफ द डेज में काम हो सकता है उनका। जैसे कि आपको पता चला तो आप एक बार कंसल्ट भी कर सकते हो सर, आपको जिन्होंने ये स्टार्ट की है मेडिसिन, तो एक बार उनसे कंसल्ट कर लोगे तो आपका ये मेडिसिन कम्प्लीटली बंद भी हो सकती है, और मेजर मतलब किस लिए उन्होंने चालू की है ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपका हाइपरटेंशन ज्यादा फर्स्ट स्टेज में ही है तो वो बंद भी हो सकती है, या फिर आप माधवबाग में आ सकते हो कम्प्लीटली रिवर्स करने के लिए या फिर कम्प्लीटली बंद करने के लिए। Okay. तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि माधवबाग का सेंटर कहाँ है। तो आप जिस ग्रुप में अभी ऐड हो उस ग्रुप में मैं एक लिंक सेंड कर दूंगी, जिस लिंक को ओपन करके आप आपका लोकेशन डाल सकते हो, क्योंकि माधवबाग के जो क्लिनिक्स है वो ऑल इंडिया प्रेजेंट है। तो आप उस लिंक में आपका लोकेशन डालोगे तो आपको माधवबाग के आपके नजदीकी क्लिनिक का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर दोनों भी मिल जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मैम राजश्री जी ने पूछा है कि डिप्रेशन ठीक हो सकता है क्या माधवबाग में। यस, स्पेसिफिकली अभी ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो तो स्ट्रेस के रिलेटेडली ही है। डिप्रेशन का कॉज अगेन हमें थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। बट सम मेडिसिन आर देयर, वी कैन टैकल विद द डिप्रेशन ऑल्सो। बट एडिशनली जो मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट में बताया था कि अगर आपका डोपामाइन अच्छा है तो डिप्रेशन नहीं आएगा। तो छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स देना खुद को स्टार्ट करो, सेल्फ अप्रिशिएट करो, थोड़ा डिप्रेशन तो कम हो जाएगा उससे ही। माधवबाग में शिरोधारा नामक जो ट्रीटमेंट है एडिशनली, डिप्रेशन की वजह से अगर नींद भी नहीं आ रही है तो इंसोम्निया नामक ट्रीटमेंट है, उससे हेल्प हो सकती है। बट पर्सनली उसकी मेडिकल हिस्ट्री और उसका इमोशनल कंटेंट क्या है उसके हिसाब से डिप्रेशन के सिचुएशन से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। सी अगेन द टर्म डिप्रेशन इट्स नॉट साइकोटिक सिचुएशन, क्योंकि साइकोसिस तो अभी आना बाकी है। तो यू नो ऑलरेडी कि मुझे डिप्रेशन है, इट सेल्फ सेज कि यू आर अवेयर, तो आप वहां से निकल सकते हो इजिली। तो सम पंचकर्मा विल हेल्प। मैम जरूर आप माधवबाग में जा सकते हो, आपको डॉक्टर प्रॉपर गाइड करेंगे और ये ठीक हो सकता है। ओके। तो मैम सुप्रिया जी ने क्वेश्चन पूछा है कि उनको पोस्ट डिलीवरी हाइपरटेंशन है, तो ये कैसे रिकवर हो सकता है। डिलीवरी हाइपरटेंशन में, हाँ, प्रेगनेंसी। पोस्ट डिलीवरी, हाँ। अच्छा, ओके। सो यूजुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, जो हम बोलते हैं ना प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड इंड्यूस हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। तो ये होता है। बट इनको अगर आफ्टर डिलीवरी हुआ है, देयर आर चांसेस कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से नहीं है, क्योंकि अगर प्रेशर होता तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी टैबलेट स्टार्ट हो जाती शायद। बट इनका बोलना है कि आफ्टर डिलीवरी आई गॉट अ प्रेशर। तो इसका अदर हैंड कंक्लूजन ये निकलता है कि शायद आफ्टर डिलीवरी वेट वैसा का वैसा रहा या फिर वेट बढ़ा कंटिन्यूअसली।
तो इसकी वजह से प्रेशर आया होगा। तो अगर इन्होंने थोड़ा वेट लॉस के ऊपर ध्यान दिया तो ये आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे पोस्ट नेटल जो रहता है हाइपरटेंशन उसके ऊपर काम हो जाएगा। बट सपोज ये मतलब मोटे नहीं है, ओवरवेट इज नॉट द मेन रीजन, तो शायद फिर फूड हैबिट्स में कुछ सोडियम कंटेनिंग फूड ज्यादा जा रहा है जो वाटर रिटेंशन कर रहा है, उसकी वजह से प्रेशर हो सकता है। या फिर आप देख सकते हो कि डॉक्टर ने कौन से टाइप ऑफ टैबलेट दी है, तो उससे भी पता चल जाता है कि क्या रूट कॉज होगा और क्यों ये टैबलेट दी है। तो अगर उसको हमने एक नेचुरल वे से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया तो इट इज पॉसिबल ये जो कुछ भी आफ्टर डिलीवरी प्रॉब्लम चालू हुआ है उसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं। मैम आपको सबसे पहले तो कॉज ढूंढने की जरूरत है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट लॉस से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर आपका ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्या रूट कॉज है उसका मेन, तो ये फाइंड करने की जरूरत है। इसके लिए आप नजदीकी क्लिनिक में जा सकते हो, तो डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, और ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल भी है। ओके। तो अभी सारे पेशेंट्स के शायद डाउट खत्म हो गए मैम। तो ये ठीक तो आज का ये वेबिनार तो हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। उसके पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से हमें गाइड किया कि क्या होता है ये ब्लड प्रेशर और इससे हम कैसे इजीली बाहर आ सकते हैं। और ऐसा मतलब सबको ही स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस को भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं पंचकर्म से और आयुर्वेद से, हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं ये सारी कंडीशंस, और परमानेंटली हमारी जो एलोपैथी की मेडिसिन है वो कैसे कंप्लीटली बंद कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच हमारे सारी पार्टिसिपेंट्स का भी कि आपने ये वेबिनार अटेंड किया, आपका इतना प्रीशियस समय हमें दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और एक लास्ट जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे पेशेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगे ब्लड प्रेशर के रिलेटेड। एक्चुअली ये डिसीज लाइफस्टाइल का है। जस्ट स्टार्ट चेंजिंग योर किचन। समटाइम्स किचन में ही गड़बड़ी रहती है हमारी और सब आ जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर आयुर्वेद की तरीके से देखा जाए तो अग्नि का स्रोत है और एब्डोमिनल प्रेशर्स का इशू है। तो हो सके तो जितना हो सके मोशंस क्लियर रखो, प्रेशर्स एब्डोमिनल नहीं बढ़ेंगे। अग्नि मतलब भूख, इन लोकल लैंग्वेज यू कैन से। तो जो जब भूख है ना तभी खाओ, प्यास लगती है तभी पानी पियो, ज्यादा उस ब्रेन को भी तकलीफ में मत डालो। भूख लग रही है, हेल्दी हैबिट्स में खाना खा लो। मोशंस क्लियर रखना स्टार्ट करो, कुछ ऐसी चीजें मत खाओ जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से तो सभी डिसीज तो अग्नि से ही होते हैं, और अग्नि अगर डिस्टर्ब है आपका तो कुछ ना कुछ तो डिसीज आएगा, इवन तो हार्ट अटैक भी आएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो अब हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आई विल से कि आप इतना अगर मैनेज भी कर पाओगे और आपका हैप्पी इंडेक्स बढ़ाओ, किसी को हेल्प करके बढ़ाओ, ज्यादा प्यार से बातें करके बढ़ाओ, जो भी है, अगर आपके खुद का हैप्पी इंडेक्स बढ़ा रहे हो और ये दो चीजें भी मैनेज कर रहे हो तो बहुत सारे डिसीज से हम दूर जा सकेंगे। और नेचुरली हेल्दी हैबिट्स रखने की वजह से नेचुरल आपका बॉडी रहेगा। जितना ज्यादा आप उसके ऊपर केमिकल डालोगे ना तो वैसे भी मोर्टेलिटी आने वाली है। तो अगर ज्यादा लाइफ लॉन्ग जीना है और वो भी अच्छे से हेल्दी वाला जीना है तो adapt some such a healthy habits or natural way of treatment that will help for the long term. जैसे कि आपने बताया कि जितनी ज्यादा आप हेल्दी हैबिट्स करोगे, आपकी लाइफस्टाइल अच्छे से रखोगे, उतना ही आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, और आपको ये सारी मेडिसिन पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और फिर से आप लोगों ने जो पूछा है कि मतलब ऐसे सेंटर्स में ये अवेलेबल है या फिर फ्रेंचाइजी क्लिनिक है क्या, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। और फिर भी अगर आपको कुछ लोकेशन ढूंढने में अगर तकलीफ हो तो आप डायरेक्टली उस एडमिन पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। Thank you, Aishwarya. Thank you, Dr. Aishwarya, and thank you, audience. चलिए, बाय।